रिकॉर्डिंग मैसेज शो किया क्या आप यस लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा ठीक है सर। गुड इवनिंग सर, आप सबको फिर से गुड इवनिंग। अच्छा देखो, इकोनॉमिक्स क्लास है तो फिर ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में ही चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में मैं इस पर्टिकुलर क्लास में जो टॉपिक डिस्कस कर रहा था, अच्छा बहुत लोगों का सर थ्योरी ऑफ मार्केट, और किसी किसी को जिन लोगों को ज़रूरत था एग्ज़ाम वगैरह है उन लोगों में थ्योरी ऑफ मार्केट रेवेन्यू शेयर किया। ठीक है, सबको ज़रूरी नहीं है, अभी जिनको सब ज़रूरत होगा मैं कर दूंगा। तो थ्योरी ऑफ मार्केट रेवेन्यू अगर मैंने शेयर कर दिया, स्पेशली मैं प्रियाक्षी, सोमोदीप को भी मैंने शायद शेयर किया। ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर एक बार देखना है। ठीक है, जिन लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है उन लोगों को बाद में मैं लाइव में फिर से कराऊंगा। तो पॉइंट इज़ दैट सर, अभी हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट का एक टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है ना। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर आई होप आप लोगों को पता है कॉस्ट क्या है। क्या रे, सबको पता है ना थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है? इन सिंपल, शालिनी याद है थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह का डिस्कशन चल रहा है? शालिनी यस को मैं सर। ओके। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल आपको पूछूं कि सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट विल बी योर आंसर अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मतलब इस थ्योरी ऑफ कॉस्ट को पढ़ने का क्या ज़रूरत क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ कॉस्ट को पढ़ाते हैं आप लोगों को, ऐसा क्या इम्पोर्टेंस ही आ जाता है? सिंपल बताओ ना, जो मन में आता है बताओ। हेलो। सर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए शायद। कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, इन सिंपल, वेरी गुड आंसर सर, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये कहना चाहते हो जैसे कि हम लोग क्लास में हज़ारों एग्जांपल यूज़ किए होंगे, लाइक मोबाइल का प्राइस डिटरमाइन करना, मैगी का दाम डिटरमाइन करना, क्या रे, हाँ, इवन एक यस फाइव स्टार, इवन एक 5 स्टार का प्राइस, ठीक है, एक 5 स्टार चॉकोलेट होता है ना सर, 5 स्टार चॉकोलेट का दाम 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, वाई, मतलब हाउ टू डिसाइड प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, हाउ टू डिसाइड प्राइस ऑफ एनी सर्विसेज। ठीक है, प्लेन का टिकट का कॉस्ट, सपोज आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ऐसे क्या फ्लाइट चार्जेस हो सकता है दिल्ली जाने का कोलकाता से? एनीवन जिसको आइडिया है बता सकते हो सर, कोलकाता टू दिल्ली फ्लाइट चार्जेस कितना हो सकता है एवरेज में, इकोनॉमी क्लास? बोलो सर बोलो, जो आइडिया है वही बताओ। सर 3000। 3000? 3000 सर थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 6000, 5 to 6000 तो प्राइस होगा ही, 4500 हो जाता है। 3000 थोड़ा बहुत, मतलब पहले से खरीदने से या कि कोई ऑफर चलने से शायद मिल जाए, बट इन जनरल आप 5000 एवरेज में ले सकते हो। ठीक है, कि कोलकाता टू दिल्ली 5000 फ्लाइट चार्जेस, हाँ रिजनेबल, थोड़ा 2000 कम हो गया और भी था, बट ओके, गुड ट्राई। नाउ पॉइंट इज दैट कि सपोज आप यहाँ से कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हो तो फ्लाइट चार्जेस बोल रहे हैं 5000। नाउ पॉइंट इज दैट कि क्या 5000 टिकट का चार्जेस लेके वो जो फ्लाइट कंपनी है, जैसे मानो कुछ कंपनी का नाम बता पाओगे फ्लाइट जो एरोप्लेन में पैसेंजर को लेके जाते हैं? अरे आप लोग सब जानते हो मेरे एयर से ज़्यादा। इंडिया। एयर इंडिया, एयर इंडिया बिक बिक गया सर, कौन खरीद रहा है एयर इंडिया को, जल्दी टाटा। बताओ। टाटा, ये टाटा का ही था जानते हो, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जनरल नॉलेज है, इंडिपेंडेंस से पहले ये टाटा का ही था। ठीक है, फिर टाटा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेस कर लिया था। अब फिर से वो दिन आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलियर हो गया, नहीं चला पाए सर, बहुत भयंकर लॉस मेकिंग बन गया। कौन? एयर इंडिया। इतना लॉस बन गया कि फिर टाटा ने ही बीट गया और टाटा की चीज़ टाटा के पास वापस आ रहा है। तो एयर इंडिया है। सबसे ज़्यादा किसका फ्लाइट दिखता है, सबसे ज़्यादा किस कंपनी का फ्लाइट चलता है? नहीं, इंडिगो। हाँ वेरी गुड अर्पिता, गुड सेंस, सबसे ज़्यादा चलता है इंडिगो का, सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट उसी का है सर। अच्छा, एक कंपनी था आप लोगों को पता है, किंगफिशर एयरलाइंस बोल के, ये 5-10 साल, 5 साल 7 साल पहले चलता था, मतलब 5-7 ईयर्स एगो बंद हो गया, बट एक कंपनी था, विजय माल्या, नाम सुने हो ना आप लोग? हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस, सुना कि नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना आप लोगों ने? विजय माल्या का नाम सुना है आप लोग? अरे जो भाग गया इंडिया छोड़ के, यस सर। हाँ, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 35,000 करोड़ का लोन लिया था अपने एयरलाइंस बिजनेस के लिए, और उसको रीपे नहीं कर पाया,
तो फिर कुछ घोटाला हो गया, करप्शन हो गया, फिर वो इंडिया ही नहीं आ रहा है और उसका एसेट वगैरह जितना है वहाँ से कोशिश चल रहा है कि भाई कम से कम कुछ तो वापस आ जाए। तो अभी केस पेंडिंग है। लेकिन सर आप कहना क्या चाहते हो, वही आपके मन में चल रहा है ना सर, इस सब की चीज़ों के साथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट का क्या है? सर आप लोग की कंपनी का ये फ्लाइट में ही आज बात कर लेते हैं, रोज़ मैगी खिलाते हैं आप लोगों को। हाँ, तो आज इसीलिए फ्लाइट में बात कर रहा हूँ। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस का आपसे बात किया, वो कंपनी क्या हो गया, ख़त्म सर, बंद हो गया, नहीं चला पा रहा है सर, मतलब वो हो गया 5-7 ईयर्स हो गया। एक कंपनी है सर जेट एयरवेज, नाम सुने हो? क्या रे, जेट एयरवेज का नाम सुना है कि नहीं सुना, जल्दी बताओ। किसी ने तो सुना होगा, जेट एयरवेज। नहीं सुना सर, बोलो ना। यस सर। है ना सर, ये जेट एयरवेज ये भी एक बड़ा ही फेमस फ्लाइट कंपनी है। बट इन्होंने ना अपना ऑपरेशन को बंद करके रखा। ऑपरेशन बंद करके रखा मतलब इसके बिजनेस में बहुत मुश्किल हो रहा है सर। मतलब जिस हिसाब से इसका सेटिंग कॉस्ट है, मतलब एक एरोप्लेन बिजनेस करने के लिए आपको एरोप्लेन, जैसे लोग बस चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, वैसे एरोप्लेन चलाते हैं। ठीक है, कॉस्टली बिजनेस है ना सर। क्या रे, एयरप्लेन कॉस्टली बिजनेस है कि नहीं है? मतलब क्या, जैसे मानो बस खरीद के रास्ते में चलाना है, ऑटो खरीद के रूट लेके चलाना है, वैसे एरोप्लेन का भी क्या करना पड़ता है, एयरवेज का लाइसेंस लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना सर, हर बिजनेस का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। मतलब इसके लिए आपको कुछ अच्छा खासा लाइसेंसिंग चार्ज, और सबसे बड़ी चीज़ जो एयरप्लेन है सर, 1000 करोड़ की, 300 करोड़ की एक एक प्लेन का दाम होता है। ठीक है, तो एक प्लेन खरीदने में अगर आपको 200 करोड़ 300 करोड़ का खर्चा हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि उसको किस हिसाब से टिकट का चार्जेस लगाना पड़ सकता है। हाँ सर, हम लोग तो बस प्लेन में चढ़ने के लिए पागल होते हैं, लेकिन क्या आप कभी ये एरोप्लेन का जो मालिक है उनके तरफ से सोचते हैं कि भाई इनको कितना टिकट का चार्जेस करने से ये अपना बिजनेस को चला पाएगा? बिजनेस तो लॉस मेकिंग नहीं हो सकता है ना। क्या रे, बिजनेस लॉस मेकिंग चलेगा तो बिजनेस कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? तो एक यस। फ्लाइट खरीद, है ना, तो कॉस्टिंग क्या चीज़ है वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बताने का। ये कॉस्टिंग क्या चीज़ है हर क्लास में बताता हूँ, इसमें फिर से बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज थोड़ा कॉस्टिंग को कंप्लीट करना है। और उसके बाद कॉस्टिंग का कुछ मतलब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में कुछ इकोनॉमिक्स का क्विज कॉन्टेस्ट भी खेलना है आप लोगों के साथ। ठीक है, रेडी हो ना सर? तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट में चल रहा था उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंप्लीट करूँगा, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी चालू करूँगा क्विज कॉन्टेस्ट की तरह। तो वेट करो सर थोड़ा सा, लेकिन एक बार थ्योरी ऑफ कॉस्ट का इम्पोर्टेंस ही क्या है वो समझने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताना है आज आपको, ये एक ग्राफ आप लोगों को मैं लास्ट दिन शो किया था, आई होप आप लोगों को याद है। हाँ सर, याद है ना रे प्रियाक्षी? ये जो ग्राफ है यहाँ यस पर सर। हाँ ये सब चीज़ तो किया था आप लोगों के साथ, वो बाहुबली कटप्पा, हाँ याद है, कटप्पा बाहुबली थ्योरी। यस सर। मार्जिनल कॉस्ट, That's प्रोडक्शन possible, कॉस्ट। sir. हाँ, वेरी गुड सर। तो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। डोंट वरी अर्पिता, आई विल शेयर ऑल द क्लासेस विथ यू। ठीक है, मैं तेरे को एक बार पूछ लूँगा क्या क्या क्लास तेरा मिस है, उसके बाद मैं तेरे को शेयर करूँगा, तो एक बार ज़रूर घर पे देखना। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो लास्ट वीक हुआ था सर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट चीज़ें देखा था सर हम लोगों ने, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये टेबल को कैसे बनाया गया सर। इसके अंदर मैथ्स है सर, सिंपल स्टैटिस्टिकल मैथ्स है, जिसमें आपको टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ये सब कैलकुलेशन करके दिखाया गया था। और फिर रिलेशनशिप समझाया गया था आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद है, अगर भूल गए तो फिर से क्लास देख लेना एक बार। ठीक है, हो सकता है भूल गए हो या फिर रिपीट नहीं किए, घर में चर्चा नहीं किए, क्लास एक बार घर में क्लास देख लो, और फिर नोट्स ओपन करके इंस्टीट्यूट की मैट ओपन करके देख लो सर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट से, प्रोडक्शन से क्या आया है। ठीक है, तो बस इतना कर लो, काफ़ी है सर, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। फिर हम लोगों ने ये भी चर्चा किया, पूरा एनालिसिस, डिटेल्स एनालिसिस किए। उसके बाद हम लोग सर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल, एवरेज वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें हम लोगों ने ये भी बोला था कि कटप्पा तो है ही, ठीक है, बीच में भल्लाल देव भी आ गया था, और ये था बाहुबली, है ना।
तो इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हम लोगों ने देखा था, तो ये भी हमें समझ में आया था। फिर हम लोग सर लास्ट वीक मुझे याद है, लास्ट में क्या किया था हम लोगों ने कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब यू शेप क्यों होता है, मतलब इनका जो शेप है ना, ये जो शेप है इसका, ये यू शेप क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसके लिए आपको प्रोडक्शन की हेल्प लेना पड़ा। अच्छा, मैंने शालिनी को प्रोडक्शन का क्लास शेयर किया था, शालिनी आपने देखा क्या? हाँ शालिनी, क्योंकि तेरा प्रोडक्शन थोड़ा मिस हुआ है अभी के लिए, बाद में फिर से लाइव करेगा। तुमने देखा कि नहीं कि प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से आपका ये कॉस्ट कर्व को यू शेप बनाया? 3 क्लास था, अभी तक 2 ही क्लास देखे हैं। 2 क्लास देखे हो ना, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाला तो शायद हो गया होगा, हाँ, या फिर ये वाला नहीं देखा अभी तक आप लोगों ने अब तक? ये कॉन्सेप्ट, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, आई थिंक सेकंड क्लास में ही बोला मैंने, ठीक है। अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा सर कि प्रोडक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो और उसी के साथ ये अभी हम लोग क्या किए थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के ऊपर बेस करके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के ऊपर बेस बना के हम लोगों ने देखा सर लास्ट वीक कि मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब यू शेप्ड क्यों होता है, ठीक है। बड़ा सिंपल रीज़न था सर, लास्ट वीक समझाया था आप लोगों को, ठीक है। ये ग्राफ देख के डरने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को इजीली उतार सकते हो, मतलब समझ सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, एग्जाम में भी सवाल आए तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो दी कॉन्सेप्ट फास्ट। उसके बाद ड्राइंग तो बड़ा सिंपल चीज़ है सर, एकदम कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आज मैं आपसे एक्चुअली बात करने जा रहा हूँ सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में, ठीक है, जिसको एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व भी कहते हैं सर, ठीक है। एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व, ध्यान से देखना सर, मैं जो आपको बताने जाऊँगा, डोंट वरी, अभी मैं जेट एयरवेज में फिर से आऊँगा, ठीक है। जिसको लग रहा है कि सर जेट एयरवेज का स्टोरी सुना रहे थे, वापस आ गए, सुनाऊंगा सर, सुनाऊंगा। रेलिवेंसी तो पहले बिल्ड कर दूं सर कि क्यों जेट एयरवेज की कहानी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देयर इज नॉट जस्ट जेट एयरवेज, मैं किसी भी बिजनेस के साथ आपको कोशिश कर सकता हूँ समझाने का कि चाहे वो जेट एयरवेज हो, इंडिगो एयरलाइंस हो, बेकरी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस उठा लो आप, बिग बाजार का बिजनेस उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली कि भाई ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट की रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब रियल लाइफ कनेक्शन क्या है। और आप लोग एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए CMA स्टूडेंट्स, आप लोग इवन एज ए BCom स्टूडेंट, आपको क्यों जानना चाहिए कि क्यों बिजनेस में कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो आज मैं आपको दोनों चीज़ समझाऊंगा सर। ये जो दोनों ग्राफ दिख रहे हैं ना सर, ठीक है, एक ग्राफ में आपको बताया गया है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड दूसरे में बताया गया सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये शॉर्ट रन एवरेज एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, कंपनी या बिजनेस इसको कैसे यूज करते हैं, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके एग्जाम के लिए भी क्या मायने रखता है। ऑब्वियसली अगर इसका रियल लाइफ इस्तेमाल है तभी आपको पढ़ाया जाता है सर, ऐसे ही सिलेबस में नहीं दे दिया, ऐसे ही सिलेबस में नहीं दे दिया सर, जरूर कुछ कनेक्शन होगा ना, नहीं तो क्यों ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज आपको पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट बोलेगा, बीकॉम में क्यों दे दिया, ऐसे ही भाई आ जाओ देख लो जो है, थोड़ा रट्टा लगा के आ जाओ, अरे भाई रट के क्या करोगे, हाँ। ये ऐसे ही देखो सर, कोविड सिचुएशन चल रहा है, हाँ, ऐसे सिचुएशंस में नॉलेजेबल इंसान का ही कुछ ना कुछ जिंदगी में करने को मौका मिलेगा। जो नॉलेज नहीं है ना जिसके पास, वो सर अभी ये जो आगे का जो जिंदगी आने वाला है ना सर, बिना नॉलेज का तो सर एकदम सर क्या बताऊं, बाबा जी का ठुल्लू, मतलब वो पुराना जमाना गया, मेरा पापा तो उस ऑफिस में है, मेरा दादाजी वहाँ काम करता था, ठीक है, वो सब दिन चला गया सर। अब आप लोग मतलब मेरा बात लिख लेना सर, लाल अक्षर में लिख लेना कि सर ने बताया था कि वो रिकमेंडेशन या फिर किसी भी तरह का कनेक्शन, वो दिन गया सर, वो दिन बीत गया। आज के डेट में पूरा मार्केट ओपन है सर, पूरा मार्केट ओपन। मतलब वो मूवी में आप लोग एक डायलॉग सुने हो सर, वो बिहार का एक बड़ा फेमस टीचर है सर, कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं, उसके ऊपर एक मूवीज भी बना है सर, वो ऋतिक रोशन ने मूवी में एक्टिंग किया था, सुपर 30। टीचर का नाम बताओगे कोई मुझे, जिनके ऊपर वो मूवी बनाया गया था, पटना का टीचर है सर, नाम बताओ ना। सुपर 30 बैच चलाया जिन्होंने गरीब बच्चों को, अनप्रिविलेज बच्चों को IIT में चांस करवाया था। सुपर 30, क्या नाम है टीचर का, कुछ समथिंग कुमार, किसी को नहीं पता?
शालिनी को पता होगा। अच्छा, मूवी देखेगी ना आप लोग सुपर 30? यस अरे, सर। तो सुपर 30 मूवी में अपना ऋतिक रोशन एक बहुत ही अच्छा डायलॉग यूज किया उसमें, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो डायलॉग में ये बोलते हैं सर, ये राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा। राजा कौन बनेगा सर? जो हकदार है। समझ रहे हैं सर? इसीलिए मैं आप लोगों को चिल्लाता रहता हूँ सर, कि नॉलेज लेते जाओ, अपने आप जगह बन जाएगा, राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, जो बनना है बन जाओगे। ठीक है? बी योर ओन किंग। ठीक है? अपना साम्राज्य खुद बनाओ सर, बस नॉलेज लेते लेते जाओ। कैसे बन जाओगे समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाने वाला हूँ सर आज, शॉर्ट रन एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज। ठीक है? और ये जो लॉन्ग रन एवरेज है ना, इस लॉन्ग रन एवरेज का दूसरा नाम है सर एनवेलप कर्व, या फिर इसको ना आप प्लानिंग कर्व भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर? प्लानिंग कर्व। प्लानिंग क्यों? क्योंकि सिर्फ बिजनेस को ना प्लान करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब पैसा है डाल दिया, कहीं से भी आ गया, पापा दे दिया, मामा दे दिया, चाचा दे दिया, ऐसा नहीं। बैंक से लोन ले लिया, हाँ, चाहे मामा दे, चाचा दे, ताऊ दे, फर्क नहीं पड़ता, काकू जेठू किसी से भी ले लो सर, फर्क नहीं पड़ता। आपको प्लान करके ही अपने बिजनेस को मेंटेन करना होगा। बिना प्लानिंग का करोगे ना कहीं ठोकर खा ही जाओगे। कभी किस्मत अच्छा साथ दे तो अलग बात, बट किस्मत भी हमेशा साथ नहीं देता, किस्मत का चक्का घूमता रहता है ना सर। क्या बोलते हो आप लोग? किस्मत पे विश्वास मैं रखता हूँ ऑब्वियसली, बट किस्मत या मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना भाग्य, भाग्य साथ देता है उसका ही जो कर्म करते रहता है, प्लान करते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, उसी के साथ भाग्य भी होता है। तो किस्मत कभी कभी साथ दे देगा कि बिना कुछ किए बिना ही बिजनेस चल पड़ा, लेकिन बिजनेस को अगर लॉन्ग रन में टिकाना है ना सर, बिजनेस को अगर लॉन्ग रन में टिकाना है तो आपको प्लान करके चलना होगा। और प्लानिंग कर्व के अंदर क्या होता है ना, एक बड़ा सा लॉन्ग रन तभी बन पाता है जब उसके अंदर छोटा छोटा शॉर्ट रन आ जाता है। क्या बोलते हो सर? कभी आप लोग स्कूल में भागा दौड़ी किए हो सर? हाँ, गर्ल्स भी करते हैं सर, गर्ल्स बॉयज सभी करते हैं। सोमोदीप है, सोमोदीप पे भी खेला है कि नहीं, आई डोंट नो। कभी आप लोग ऐसे रिले होता है ना, रिले रन, 400 मीटर, 800 मीटर, कभी किया आप लोगों ने? किसी ने भी 400 मीटर दौड़ या फिर 8? हाँ, दौड़ते हो सर? बोलो ना, कौन कौन बोला ये सर, बोलो ना, अच्छा लगेगा सुन के। शालिनी या प्रियाक्षी, कौन था? यस अरे शालिनी सर। था। शालिद। शालिनी, ये 400 मीटर दौड़ते थे शालिनी? हाँ सर सर। स्कूल कंपटीशन होता था रिले का। हाँ, वेरी गुड सर। तो मैं इसको आपको ये 400 मीटर क्या बोलोगे, इसको लॉन्ग रन दौड़ बोलोगे ना? अरे, 400 मीटर का दौड़ और एक होता है एक 100 मीटर का दौड़, है ना? एक 100 मीटर का भी दौड़ होता है। बच्चे लोगों के लिए 50 मीटर का होता है। जो लोग छोटा बच्चा होता है उन लोगों के लिए 50 मीटर्स का रन होता है। और जो बड़ा बड़ा हो जाता है उनके लिए तो एक स्पीड रन होता है, शॉर्ट रन, 100 मीटर का, आपको जल्दी दौड़ना है। और एक होता है 400 मीटर का। क्या इसमें आप जल्दी दौड़ने से ही पहुंच जाओगे 400 मीटर? किसी को आइडिया है 400 मीटर दौड़ने के लिए क्या दम चाहिए? ये एक तरह का मैराथन है सर, इट्स अ मैराथन। ऐसे दौड़ लगाने के लिए ना जल्दी जल्दी भागने से ही नहीं पहुंच जाओगे सर। जल्दी भी भागना है, वो भी प्लान करके। कब स्पीड बढ़ाना है, कब स्पीड कम करना है, उसका भी ना एक अलग एक प्लानिंग होना चाहिए। क्यों बोलो? क्योंकि आपको ना आपका जो दम है ना, दम को रखना पड़ता है। जब आप बड़ा रन लगाते हो ना, तो उसमें आपको दम को पकड़ के चलना चाहिए। नहीं तो आप शुरू में बहुत जोर से भागते हो, फिर 100 मीटर का जैसे ही आपने क्रॉस किया ना, ठीक है, 200 मीटर का जब करोगे, 100 से जब 200 में आओगे ना तब थक जाओगे। शायद आपने पहले बहुत जल्दी किया, एकदम फास्ट फास्ट चल रहे थे, लेकिन 200 मीटर पार करने के बाद फिर आपका हो गया सर टाइ टाइ फिश, खत्म आप। कुछ समझ में आ रहा है सर? तो इसीलिए शॉर्ट मतलब कोई भी बिजनेस को अगर लॉन्ग रन में चलाना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट शॉर्ट रन प्लान करके चलाना होता है। ठीक है? तो शॉर्ट रन को कैसे चलाओगे वो भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, और फिर लॉन्ग रन में कैसे सक्सेस मिलता है उसे भी आपको समझना पड़ेगा। सर बड़े बड़े दिग्गजों को समझ में नहीं आता सर, क्या बात करते हो? हाँ सर, बड़े बड़े दिग्गजों को समझ में नहीं आता। मैं ये रन का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रन तो एक अलग स्टेमिना का बात है सर। इसमें एक अलग जोश चाहिए होता है, अलग स्पोर्टिंग एक माइंड होना चाहिए, और एथलेटिज्म भी होना चाहिए, तभी जाके आप रन में कुछ कर पाते हो, दौड़ते हो। ठीक है? लेकिन बात अगर आता है बिजनेस की, तो वहां पर भी एक अलग लेवल की सोच होती है सर।
ठीक है, उसमें भी एक अलग लेवल का माइंड ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट को मेंटेन करके बिजनेस को बड़ा लंबा टाइम के लिए चलाते हो, ठीक है। हर कोई नहीं चला पाता हमारे देश में। डेली बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास में मैं आपको डिटेल सबसे बताऊंगा, जो लोग पहले थोड़ा बहुत किए हो या फिर बाद में फिर से करेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में समझा जाता है बीसी के बिजनेस कमर्शियल में कि हमारे वर्ल्ड में डेली सर, मतलब क्या बताऊं आपको, लाख लाख बिजनेस आते हैं सर, ठीक है। एवरी ईयर कंट्री में, हर एक पूरा देश, पूरा दुनिया भर में 50-50 लाख करोड़ों बिजनेस नया नया आता है। उसमें से हार्डली 10% बिजनेस ही टिक पाते हैं। 90% बिजनेस कहाँ गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं सर, वो कहाँ पर भाग गया। क्यों? प्लान के अभाव से। बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है, कॉस्ट को मेंटेन करना होता है। तो मैं आपको जेट एयरवेज की कहानी क्यों बता रहा था जानते हो? ये जेट एयरवेज बंद नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको विजय माल्या का नाम बता रहा था ना, कहाँ गया विजय माल्या? ये है विजय माल्या। आई होप आप लोग इनको देखे हो। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओनर भी है सर ये। हाँ, देखे हो सर आप लोग? एकदम जरूर देखे हो। देखा कि नहीं इस इंसान को? देखो तो एक बार। ये देखो, दिखाई दे रहा है, किंगफिशर नॉट फ्लाइंग व्हेन ऑयल इज चीप, रिग्रेट्स मालिया, ठीक है। ये देखो, ये है किंगफिशर एयरलाइंस की ओनर। खत्म हो गया सर, इसका हालत बहुत खराब हो गया, ठीक है। एकदम फ्लैम्बॉयंट एटीट्यूड वाले इंसान है, और एकदम खत्म कर दिया। हमारा बैंक का पैसा भी लूट के चला गया। एटीट्यूड बड़ा एकदम फ्लैम्बॉयंट टाइप का है, लेकिन बहुत खतरनाक। इनका अगेंस्ट बारे में अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, बट मुश्किल ही हो गया। यहाँ पर क्या बोला विजय मल्ल्या, क्या रिग्रेट किया? अभी 2 मिनट में मैं क्या बोला, ये देखो क्या रिग्रेट किया। किंगफिशर नॉट फ्लाइंग, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ में विजय मल्ल्या क्या बता रहा है? कॉस्टिंग रिलेटेड बात ही कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। किंगफिशर्स नॉट फ्लाइंग व्हेन ऑयल इज चीप, मतलब जब तेल सस्ता था उस टाइम पे किंगफिशर नहीं चल पाए, इसीलिए किंगफिशर प्रॉफिट नहीं कर पाया, ये इनका मानना है, ठीक है। और इसीलिए डिफॉल्ट कर गया लोन में। 35,000 करोड़ का लोन लिया था सर स्टेट बैंक से, और उसके बाद इंक्लूडिंग हिज अरेस्ट एंड इम्पाउंडिंग हिज पासपोर्ट, बहुत सारे केसेस हैं इन पे, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पूरा कॉस्ट को मेंटेन करना था, या फिर जो डिसीजन लेना था, वो लेने में नाकाम रहे सर, वो लेने में नाकाम रहे। ऐसा ही सिचुएशन में जेट एयरवेज भी पड़े, लेकिन जेट एयरवेज ऐसा कुछ नहीं किया। जेट एयरवेज जब देखा कि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है, वो अपना ऑपरेशन को बंद करके रखा, ठीक है। ऑपरेशन को बंद कर दिया, जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन को ऑफ कर दिया। फिर से आने का बात चल रहा है सर। जेट एयरवेज का डिटेल्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको भी दिखा सकता हूँ सर थोड़ा सा। ये शेयर मार्केट लेवल में बातें चलता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक कॉस्टिंग स्टॉक में क्या इफेक्ट डालते हैं, शेयर पे क्या इफेक्ट डालते हैं। थोड़ा मैं शायद आपको मैच्योर बात कर रहा हूँ मे बी, बट आपको मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस्ट क्या इंपॉर्टेंस ही रखता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये जेट एयरवेज का फाइनेंशियल्स है। डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, अभी कुछ समझने का जरूरत नहीं है, बस देखो, ठीक है। डेटा को देखो आप, ठीक है। ज्यादा समझोगे तो मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे समझोगे सब कुछ। जस्ट लुक हियर, जेट एयरवेज का शेयर मार्केट का डिटेल्स है। आज के डेट में ये 87 करके इसका शेयर का दाम चल रहा है, ठीक है। एक जमाने में इसका शेयर और भी ज्यादा दाम पे चलता था सर, लेकिन जब से इसका बिजनेस, अगर मैं 5 साल का पुराना डेटा आपको दिखाऊं, यू कैन सी इट हियर सर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मुझे जल्दी बताओ एक बार। 2018 के आसपास ये शेयर चल रहा था 870 में, 870। वहां से आज इस कंपनी का शेयर चल रहा है सर 87 में। ऐसा क्यों? कोई तुक्काबाजी हो गया क्या? अरे नहीं, बिजनेस अभी तो पूरा बंद होके रखा है, बिजनेस नहीं दे पा रहा है, ये तो अपना ऑपरेशन भी बंद करके रखा है। क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? वही मैं बोला ना आपको, कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पाया, बिजनेस में लॉस हो रहा है। मार्केट में इतना लोन है कि रीपे नहीं कर पा रहा है। आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर इसका लॉस का हालत, ये देखो। 2018 में ही इसका लॉस चालू हो गया, वो भी 636 करोड़ की। 19 में लॉस बढ़ के हो गया सर 5,000, 5,500 करोड़ की। 2020 में लॉस हो गया 2,800 करोड़ की। 2021 में लॉस कम होकर अभी ऑपरेशन बंद है, इसलिए देखो लॉस रिकवर हुआ 152 करोड़ का। क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओगे सर, जल्दी बताओ। इसका लॉस अभी ऑपरेशन बंद करके रखा है, मतलब अभी जेट का फ्लाइट नहीं मिलता है। अगर आप लोग कभी कहीं पर भी जाते हो और अगर फ्लाइट बुक करने के बारे में फैमिलीज में बात हो रहा है, तो जेट का फ्लाइट अभी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो अभी अपना ऑपरेशन बंद करके रखा है। 2019 में जाके ये अपना ऑपरेशन को बंद कर दिया, जब इसका लोन लॉस सबसे ज्यादा हो गया था। तो मुश्किल क्यों लॉस हो गया इसका? कहीं ना कहीं कॉस्ट ही मैटर हो गया ना सर। लॉस का मेन मतलब प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पाया। शालिनी जो बात बोल रहा था सर, कॉस्ट को मैनेज करना। हाँ शालिनी, तेरा बात पे ही आ गए फिर से।
थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्यों जानना है, क्यों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, हाँ ये सब के बारे में जान के क्या होगा। अरे वही तो बात कर रहा हूँ ना, अगर वो समझ पाओगे तो बिजनेस में हेल्प कर पाओगे, बिजनेस को समझ पाओगे, बिजनेस का जो रनिंग कंडीशन है उसको देख पाओगे। कभी जरूरत पड़ने से बिजनेस को बंद भी करना हो सकता है, कुछ दिनों के लिए चुप करा दो, जैसे अभी जेट को चुप कराया गया, ठीक है। लेकिन उल्टा साइड में अगर आप इंडिगो को देखो, देखना चाहोगे सर? देखो सर, देखो इकोनॉमिक्स कैसे आपको रियल लाइफ में हेल्प करता है। ये इंडिगो है, इंटर ग्लोब एविएशन, दिखाई दे रहा है क्या? बोलो सर बोलो, देखते बच्ची सुरभिता? Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, इंटर ग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो का शेयर का नाम है सर। मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमी का मिरर है शेयर मार्केट। अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहते हो, उसका इफेक्ट को देखना चाहते हो तो शेयर मार्केट देखोगे, जानोगे। पैसा इन्वेस्ट करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं जुआ है, अरे सर जुआ वगैरह वो बाद में, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो अलग बात। जो जुआ किसी भी चीज को बना सकता है, कोई कोई तो घर में बैठे बैठे जुआ कर लेता है जिंदगी को। हाँ हाँ, जुआ का मतलब जुआ हुआ नहीं है सर, ये तो समझने वाली चीज है सर, इकोनॉमी है। हाँ, ये पूरा एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये एक पूरा अलग पढ़ाई है। मतलब आप लोग जो कॉमर्स एंड फाइनेंस का पढ़ाई करते हो उसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है शेयर मार्केट, ठीक है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए है। लोग जुआ किस चीज में बना देते हैं, जब थोड़ा पैसा पैसा करता रहता है ना, हाँ ग्रीडी हो जाते हैं, लोभी, लोभी समझते हो? हाँ, पैसा पैसा करके दिमाग खराब करते हैं, मतलब वो एक बात, एक गाना है ना, तो पैसा पैसा करती है और पैसे पे तो मरती है। हाँ वही, जब पैसा पैसा करके पागल हो जाते हैं तब हर चीज को जुआ बना लेता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो पूरा नॉलेज की जगह है सर, एकदम नॉलेज हब है। तो शेयर मार्केट में अगर आपको, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो कि आप जो पढ़ाई करते हो इकोनॉमिक्स में, चाहे प्रोडक्शन पढ़ लो, कॉस्ट पढ़ लो, डिमांड पढ़ लो, सप्लाई पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, बट कहीं ना कहीं आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा शेयर मार्केट के अंदर, बिकॉज ये इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन देखने का एक सबसे मतलब इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। चाहे आपका जो भी टॉपिक पढ़े आप इकोनॉमिक्स के अंदर, चाहे मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, वट एवर, बट इसका रिफ्लेक्शन मिलता है आपको यहाँ पर। तो सर क्या दिखाना चाहते हो, जल्दी दिखाओ। ओके सर चलो दिखाते हैं। जैसे आपको मैं जेट दिखाया वैसे मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, किसका? इंडिगो का, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस का शेयर देखो सर, कभी चल रहा था कितने में, 2017-18 के टाइम पे ये 800 समथिंग चल रहा था, दिखाई दे रहा है? जिस टाइम पे जेट का भी 800 समथिंग चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये भी डाउन हुआ, क्योंकि बीच बीच में कोरोना, हाँ लहर आया ना, ठीक है, कोरोना के कारण ये भी बीच बीच में डाउन हुआ, इसका भी बिजनेस बंद पड़ा। लेकिन इंडिगो का ऐसा सिचुएशन नहीं रहा जैसा जेट का। अभी देखो 850 से ये पहुंच गया सर, ऐसे तो हाईएस्ट और भी ज्यादा गया था 2380 का, बट फिर भी 2000 के आसपास चल रहा है। इससे क्या समझ आ रहा है कि ये अपना कॉस्ट को मैनेज कर पा रहा है। अरे ये कॉस्ट मैनेजमेंट में अभी तक के हिसाब से मैनेज कर पा रहा है, यस और नो? क्या लग रहा है? फाइनेंशियल्स में चलते हैं, फाइनेंस को देखते हैं क्या हालत है, इसका भी देख लेते हैं। सर देखो इंडिगो का भी सिचुएशन देखो, 2018 में इसका नेट इनकम था, हाँ बोलो सर। Downfall. मजा आ गया देख के, 2200 करोड़ की इसकी प्रॉफिट थी, हाँ इंडिगो की। 2019 में प्रॉफिट कम होके 157 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका प्रॉफिट देखो 233 करोड़ की नेगेटिव। अभी इसका प्रॉफिट देखो 5000 करोड़ की नेगेटिव। मतलब ऐसा ना हो जाए कि इंडिगो भी बंद हो जाए, हाँ ये भगवान ऐसा ना करो भाई, फिर हम लोग उड़ेंगे कैसे? फिर तो सभी कंपनी बंद हो जाएगा, तो फिर उड़ना ही बंद हो जाएगा। 5500 करोड़ की प्रॉफिट, इसका लॉस चल रहा है अभी, भयंकर हालत है, नॉट अ गुड थिंग, हाँ अच्छी बात नहीं है सर। अच्छा ठीक है, अब देखो इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा हो रहा है, वो सभी चीज़ें देखना पड़ता है, बट नॉट अ गुड साइन। अगर ऐसे लॉस बढ़ता जाए तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बिजनेस को अपना दुकान बंद करना पड़ सकता है, ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। बहुत सारी रीज़न है, मैं आपको बस 2-4 बातें ही अभी कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी कुछ बाधा है ना सर, मैं आपको हर चीज़ तो अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें आपको कॉस्ट बताना है, नहीं तो आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स ही नहीं हो रहा है, आप बस एप्लीकेशन पे ध्यान दे के रखे हो। नहीं सर चलो आ जाते हैं वापस। तो अब क्या बताना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, बस आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा इकोनॉमिक्स आपको ये प्लानिंग करने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। इतना देर से जो कहानी सुनाई यहाँ
समझ में आया कि नहीं? इतना देर से जो आप लोगों को मैं कहानी सुना रहा था, कॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ कहानी, क्या समझ में आया कि नहीं? बोलो एक बार, बोलो सर, हाँ ना जो भी है बोलो। Yes, sir. ओके सर। अब इसी कहानी के थ्रू से आपको मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों समझाऊंगा। और एक चीज बता दो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट में कहते हैं LAC, ठीक है, जिसका और भी कुछ प्यारा सा नाम है, एक को बोलते हैं एनवेलप कर्व या फिर प्लानिंग कर्व, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट, क्या बोलते हैं सर, ए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिपिक्ट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिपिक्ट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, मतलब आप जो बिजनेस करते हो उसका आउटपुट। जैसे आज मैं आपको फ्लाइट बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या है? पैसेंजर टिकट काटे, यही उसका आउटपुट है। अरे पैसेंजर टिकट लेके जर्नी करे, वही तो बिजनेस के लिए आउटपुट है ना फ्लाइट बिजनेस में। खुद को सोचो ना कि आप भी अगर एयरप्लेन बिजनेस में आ जाते हो या बस के बिजनेस में आ जाओ, जो भी करो, एयर बस हो या नॉर्मल बस, ठीक है, तो पैसेंजर का जितना सेल बढ़ेगा, जितना और पैसेंजर इधर उधर करेगा, टिकट काटेगा, वो भी सही दाम देके। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा मुझे लगता है कि टिकट का कम से कम प्राइस 10,000 होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ही हो जाता है अगर प्राइस 10,000 हो जाए तो ज़्यादातर लोग प्लेन यूज़ करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये मैं इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक मार्केट में। इंटरनेशनल तो सर टिकट का प्राइस 1 लाख 1.5 लाख भी है, वो अलग बात, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस एक इन जनरल इंडिया के अंदर टिकट प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इन द लॉन्ग रन, मतलब जो भी आपका आउटपुट निकलेगा, एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपका बिजनेस में जो कॉस्टिंग है, जैसे एरोप्लेन बिजनेस में सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में लगता है, क्या लगता है बोलो तो आप लोगों को? ये जो फ्लाइट बिजनेस है इसमें सबसे ज्यादा कॉस्टिंग किस में लग जाता है? एनी आइडिया सर? बोलो ना, किस में इसको सबसे ज्यादा खर्चा हो जाता है? मतलब जो रेगुलरली इसको भरना पड़ता है कोई भी, मतलब नॉट जस्ट इन एयरलाइन बिजनेस, इवन इन ऑल्सो इन बस ऑटो ट्रक वाले जो भी काम करते हैं, उनके लिए भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में है सर? फ्यूल, फ्यूल। Petrol. हाँ बोलो। Petrol. यस सर, वेरी गुड, पेट्रोल। इनको बोलते हैं वाइट पेट्रोल इसके केस में, या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं सर, ATF, ठीक है, जो एविएशन चलाने में हेल्प करते हैं। बहुत कॉस्टली होता है सर। अब इसी का कॉस्ट मेंटेन करते करते इन लोगों का हवा टाइट हो जाता है। ATF का दाम बढ़ जाए ना, टर्बाइन फ्यूल का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का दाम जितना ज़्यादा हो जाता है, टिकट का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। अब मुश्किल में क्या हो जाता है, अगर टिकट कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़्यादा पैसेंजर नहीं आ पाएगा। अब अगर वो इसी के चक्कर में इन लोगों का मुश्किल बढ़ता है, और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट, इतना बड़ा एरोप्लेन है, कितना सारा टेक्निकल चीज़ें होता है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होते हैं, उसका मेंटेन करना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, सेफ्टी सिक्योरिटी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ों में खर्चा करना पड़ता है प्लेन वाले को, ठीक है। तो ये सब मेंटेन करने के बाद टिकट का कॉस्ट को मेंटेन करना होता है, ताकि जाके वो पैसेंजर का सेफ्टी सिक्योरिटी भी दे पाए। ऐसा तो नहीं ना कि मिट्टी में चल रहा है, आसमान पे चलता है, कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इनको बहुत सारा चीज़ें मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ता है। तो सब कुछ मेंटेन होने के बाद, एरोप्लेन का जो फ्यूल है उसका चार्जेस देने के बाद आपका टिकट का कॉस्ट, हमारा टिकट का कॉस्ट रेडी होता है, ठीक है। तब जाके एक हवाई जहाज कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से USA, USA से लंदन, जहाँ मर्जी हम लोग जाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग इज़ वेरी वाइटल सर। अब इसी बात में आपको मैं इतना सारा चीज़ तब से समझा रहा था कि वॉट एवर इज योर आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में क्या होता है सर, आप जो भी इनपुट डालते हो ना वो धीरे धीरे सब वेरी करने लगता है, ठीक है, जो भी इनपुट है आपका, ठीक है। इनपुट्स इन द सेंस लेबर, मटेरियल, जो भी आपका इनपुट्स है वो सभी खर्चा है आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। जैसे इन सिंपल, आपका लैंड है ना, आपका लेबर है, लैंड दोगे, लेबर दोगे, ये सब फैक्टर है ना सर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, और क्या है सर, ये सब प्रोडक्शन है ना, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप, अरे भूलना नहीं ये चीज़ को। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कहते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है, इनपुट में भी यही देना पड़ता है, लैंड के बदले आपको रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले आपको वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल में क्या है, रॉ मटेरियल्स जो भी है आपका, जैसे प्लेन के केस में क्या है, फ्यूल वगैरह। आपके पास पूंजी होगा, मतलब आपके पास कैपिटल होगा, तो आप फ्यूल में परचेस कर पाओगे, और एंटरप्रेन्योरशिप को चाहिए प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में क्या होता है ना, बिजनेस में सारा का सारा इनपुट वैरी करता है,
मतलब लैंड का मतलब जो लाइसेंस है, रूट है, ठीक है, जिस एयर फ्लाइट एरिया में आप घुमा फिरा करोगे उसका एक रेंट होता है, एक मेंटेनेंस चार्जेस होता है, ठीक है, हर एक को, मतलब चाहे आप एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, ठीक है, जेट एयरवेज हो, जो भी हो, आपको एक रेंट वगैरह देना पड़ता है, प्लेन को कहीं रखना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा पड़ता है लैंड मतलब रेंट के हिसाब से, लेबर भी आपको लगाना पड़ता है, तभी इतना बड़ा हवाई जहाज चलता है, वेजेस भी देना पड़ता है उनको, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट भरना पड़ता है। विजय माल्या तो इसी में प्रॉब्लम हो गया ना सर, 35,000 करोड़ की लोन ले लिया था लेकिन उसको वापस नहीं कर पाया, तो उसके बदले इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है उनके लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि ये अपना चीज़ एकदम बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज ये लोन है और लोन का पैसा चुकता करना है। एंटरप्रेन्योरशिप अपना प्रॉफिट को कम ज़्यादा कर सकता है, बट वो भी तो लेना पड़ेगा, बिना प्रॉफिट का कौन अपना बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है सर। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं, उसे तो प्रॉफिट करना ही होगा। क्या रे, प्रॉफिट बिना बिना प्रॉफिट का बिजनेस कोई करेगा क्या? अरे अरे बोल सर। No, sir. No na, exactly. Now in the long run all inputs are variable because costs are that are fixed in the short run. हाँ, short run में थोड़ा बहुत कुछ cost आप fix कर सकते हो, can be changed in long run, but long run में सारा vary कर जाएगा। हाँ, ना तो आप घर का भाड़ा, रेंट, कुछ भी हो, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट किसी को मेंटेन कर पाओगे सर लॉन्ग रन में? हाँ, इवन पेट्रोल कार मतलब कार बाइक चलाने के लिए भी क्या फ्यूल का चार्जेस हुआ है? हाँ, कार बाइक के लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए फ्यूल चार्जेस देखा सर, पर 100 पर लीटर से भी ज्यादा अभी खर्चा बढ़ गया सर। कितना चलता है पेट्रोल प्राइस अभी, पेट्रोल डीजल? समझ में आ रहा है ना सर? तो लॉन्ग रन में किसी भी चीज को बांध के रखना मुश्किल है, फिक्स नहीं रख सकते आप, तो वो चेंज होगा और ज्यादातर केस में बढ़ता है, ज्यादातर केस में इंक्रीज करता है। अकॉर्डिंगली देयर आर नो टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ना कोई टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व या एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व नहीं होता। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक ही नाम यूज करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट। सिमिलरली देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एटीसी एंड एबीसी, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई फर्क नहीं है। जिनको ये एटीसी, टीसी, एवीसी सुन के थोड़ा अननोन सा लग रहा है, मैं उनको बताऊंगा कि सर हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में बात किए हैं। तो इन सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में बोलेंगे LAC, जिसका मतलब होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग रन में बिजनेस का क्या गड़ खर्चा, मतलब गौड़ मतलब समझते हो ना आप लोग, एवरेज खर्चा क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या पड़ जाता है। अगर आप ये एवरेज खर्चा मतलब समझ जाते हो ना बिजनेस का, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या दाम में टिकट का कॉस्ट होना चाहिए, क्या दाम में पैकेज का कॉस्ट होना चाहिए, जो भी है आपका, आप प्राइस भी डिटरमाइन कर पाओगे। सो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉस्टिंग देन यू कैन डिसाइड द प्राइस, ये क्या दाम में मैं अपना प्रोडक्ट लोगों को सेल कर पाऊंगा। तो क्या कहता है सर आगे देखो इकोनॉमिक्स। इन द लॉन्ग रन फार्म विल प्रोड्यूस द आउटपुट एट विच एसएससी इज मिनिमम। ध्यान से सुनना सर, कोई भी फार्म, चाहे वो एयरलाइन बिजनेस वाली फार्म हो, फार्म मतलब बिजनेस सर, फार्म का मतलब क्या होता है, बिजनेस, चाहे वो एयरलाइन बिजनेस करे या मैगी का बिजनेस करे या फिर बेकरी का बिजनेस करे या फिर बिग बाजार जैसा बड़ा सा ग्रोसरी फैशन गारमेंट्स, हाँ, गारमेंट की बिजनेस करे। बिग बाजार जानते हो ना सर, बिग बाजार की कहानी जानते हैं आप लोग? अरे सुना है कि नहीं? मैं आपको शायद फिर लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो अपना बिग बाजार है, बिग बाजार तो आप लोग विजिट करते हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये बिग बाजार को भी सेल करना पड़ा सर, ये भी अपना बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया। 30,000 करोड़ का लोन हो गया था सर इनका, ठीक है। तो ये बिग बाजार को 2020 में बिग बाजार वॉज एक्वायर्ड बाय रिलायंस रिटेल इन रिटेल डिवीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी 24,713 करोड़ में, $3.36 बिलियन में खरीद लिया फ्यूचर ग्रुप का ट्रांजैक्शंस में। किसने लिया? रिलायंस ने लिया। लेकिन इनका एक केस चल रहा है अभी भी, अमेजन, रिलायंस और बिग बाजार के बीच में, वो एक अलग केस है, मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये भी अपने कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाया, तभी तो लॉस हुआ, तभी तो बिजनेस को बेचने की कगार में आ गए, और आया नहीं, बेच भी दिया, ठीक है। आप लोग जैसे जानते हो ना, बड़ा बड़ा नाम बिग बाज़ार का, जैसे ब्रांड फैक्ट्री, होम टाउन, ठीक है, सेंट्रल, ई जोन, एट्सेट्रा, ठीक है।
ये सभी चीज़ें, ठीक है, फूड बाज़ार, ये सब बिग बाज़ार का जो भी है, फैशन, ग्रॉसरीज, बहुत सारा चीज़ एक साथ में एक जगह में मिलता है। ऐसा मॉल कॉन्सेप्ट में बिग बाज़ार का बिजनेस चलता था। इसका मतलब ये नहीं कि हर मॉल टाइप का बिजनेस नहीं चला। उसी का एक कॉम्पिटिटर है बिग बाज़ार का, हमारे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा नहीं दिखता सर, बट अगर आप कभी साउथ इंडिया जाते हो या फिर नॉर्दर्न नहीं वेस्टर्न इंडिया जाते हो, आपको ये ब्रांड दिखेगा। किसी ने कभी देखा है क्या? इसका नाम है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट। राधा कृष्णन दमानी बोल के एक बड़ा ही फेमस बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर में भी बड़ा नाम है। इन्होंने बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं सर, मतलब ये कॉस्ट को बड़ा अच्छे से मैनेज कर लेता है, कॉस्ट को बड़ा अच्छे से मैनेज कर लेता है। इवन में स्टॉक मार्केट क्लास जो लोग करते हैं, आप लोगों में से सब छोटे हो सर नहीं करते, स्टॉक मार्केट क्लास में डी मार्ट के बारे में एक बड़ा अच्छा सा हम लोगों ने एनालिसिस लिया था। ठीक है, ये डी मार्ट का शेयर का दाम तब चल रहा था हार्डली 2600, ठीक है, उससे भी कम। जब आया था तब भी एक हुआ था 2015-17 के टाइम पे। उसके बाद ये रिसेंट भी एक 5-6 महीने पहले उसका शेयर का प्राइस चल रहा था 2600-2700 के आसपास। उस टाइम पे हम लोगों ने एनालिसिस किया कि ये स्टॉक बहुत दूर जाएगा, और गया सर एकदम 6 महीने में डबल हो गया सर, विद इन 6 मंथ्स। मतलब बिजनेस में इतना ग्रोथ है इसका, मतलब कॉस्ट को क्या अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो सर कॉस्ट को मैनेज कर पा रहे हैं मतलब क्या क्या कर रहा है डीमार्ट ऐसा जो बिग बाजार नहीं कर पाया? बिग बाजार ऐसा क्या नहीं कर पाया जो डीमार्ट ने करके दिखाया? देखो सर, लॉन्ग रन में फार्म ऐसा आउटपुट दे रहा है, देना चाहिए फार्म को, जब उसका एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। मतलब अगर आप मिनिमम कॉस्ट में आउटपुट बना पाते हो तो आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। जितना कम खर्चा होगा उतना अच्छा। सर कैसे? अभी आपको मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ, रुको। इट इज क्लियर दैट इन द लॉन्ग रन फार्म हैज ए चॉइस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्लांट, मतलब कहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट प्लांट लगाओगे, ठीक है, मतलब कहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे। लॉन्ग रन में फार्म के पास चॉइस होता है, शॉर्ट रन में आपके पास चॉइस नहीं होता। क्यों? शॉर्ट रन में ना आप ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन नहीं होते, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो आपके पास बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई मैं जहाँ मर्जी, सपोज आपको आज कोई बिजनेस करना है और आपका इच्छा है कि मैं पार्क स्ट्रीट में दुकान बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कोलकाता का बड़ा ही टॉप लोकेशन है पार्क स्ट्रीट, बालीगंज, अलीपुर, ठीक है, उल्टा डांगा, ठीक है, काकुरगाछी। आपको ऐसे लोकेशन चाहिए, बट ऐसे लोकेशन में दुकान का भाड़ा बड़ा ही ज़्यादा होता है, रेंट बहुत हाई होता है, तो शॉर्ट रन में शायद आप इतना नहीं कर पाओगे, बट लॉन्ग रन में आपके पास पैसा आ जाने के बाद आप जरूर डिसीजन ले सकते हो। तो क्या बता रहा है? इट इज क्लियर दैट इन द लॉन्ग रन द फार्म हैज ए चॉइस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्लांट एंड इट विल एम्प्लॉय द प्लांट which yields minimum possible unit cost for producing a given output। मतलब लॉन्ग रन में बिजनेस के पास ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि भाई मैं अपना प्लांट को कहाँ पर लगाऊं, कहाँ पर फैक्ट्री को लगाऊं, ताकि मेरा सबसे कम दाम में मैं सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लोगों के लिए ले पाऊँ, मतलब अवेलेबल कर पाऊँ, ठीक है, सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लोगों के लिए अवेलेबल कर पाऊँ। इट्स नॉट अ इजी थिंग सर, सस्ता में, क्योंकि कस्टमर भी ऐसे होते हैं, उन्हें भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और बेस्ट चीज़ चाहिए। और दुकानदार भी ना, प्रोड्यूसर भी ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे बेस्ट देना है, वो भी लो कॉस्ट में। तो हमारे पास एक कुछ दो फिगर है सर यहाँ पर, ठीक है, दो ग्राफ है यहाँ पर, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो पहले शॉर्ट रन को देखेंगे फिर लॉन्ग रन पे जाएंगे। क्या आप लोगों को अभी तक मेरा बात समझ में आ रहा है सर, कि जो भी मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? प्रूफ क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट में फार्म को प्रोडक्शन चलाना है सर, मिनिमम कॉस्ट में फार्म को अपना प्रोडक्शन को चलाना है। जितना सस्ता होगा उतना बढ़िया, लेकिन सस्ता का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब कर दोगे। क्वालिटी खराब कर दोगे तो फिर दुकान में, मतलब सपोज आपने कोई बिजनेस करने के लिए सोचा कि मैं 10 करोड़ खर्चा करूंगा और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो आपने सोचा कि नहीं मेरे को खर्चा कम करना है, तो 10 करोड़ की चीज़ को 5 करोड़ में करने का कोशिश किया, तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी खराब के बाद क्या होगा ना, ये आपका 5 करोड़ भी डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट शायद लोग खरीदेगा नहीं, शायद लोग परचेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें सामने आ जाता है सर। सस्ता का मतलब ये नहीं कि कुछ भी अपने मर्जी से सस्ता कर लो, सस्ता के साथ क्वालिटी भी देखना पड़ता है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं सर, पहले एवरेज कॉस्ट का आपको देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। अरे मैं बहुत सारा चीज बोल रहा हूँ एक साथ, समझ में आ रहा है? कनेक्टेड हो आप लोग? बोलो सर। यस सर। ओके सर, देखो सर एक बार ध्यान से देखो, एक हमारा एक्स एक्सिस आ गया, दूसरा हमारा
वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये अपना हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं प्रोडक्शन कितना करूं, तो आपने पहले सोचा कि मैं ए टाइप मतलब अप टू ए तक प्रोडक्शन करूं, फिर आपने सोचा थोड़ा प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं, मतलब आउटपुट, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट ए बी, फिर आपने सी प्रोड्यूस किए, फिर आपने क्यू प्रोडक्शन किए, फिर आपने डी प्रोडक्शन किए, ठीक है। अच्छा, ये ए बी सी क्यू डी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा है? ए है, बी है, सी है, क्यू है कि डी है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा समझ में आ रहा है इस लाइन में, बताओ ना सर। ए बी सी क्यू डी पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन व्हिच पॉइंट डिनोट करता है? क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में नहीं आया? मेरा कहने का मतलब है, जब आप प्रोडक्ट आउटपुट ए बनाते हो, ये इतना तक ही है, ए पॉइंट इज जस्ट अप टू दिस, बी पॉइंट उसके बाद, सी पॉइंट उसके बाद, क्यू पॉइंट आफ्टर दैट, एंड डी पॉइंट सबसे लास्ट आता है। तो अगर आपका प्रोडक्शन एरिया इतना सा एरिया कवर करता है, ठीक है, ग्राफ के अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा। जब आपका प्रोडक्शन एरिया जस्ट इतना कवर कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे कम। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर अभी? डी मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ए मतलब सबसे कम प्रोडक्शन। तो क्या लगता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करने में ज़्यादा खर्चा या सबसे कम प्रोडक्शन करने में सबसे सस्ता? क्या हो पाएगा? अब वही आपको मुझे बताना है सर। सर ऐसा नहीं कि कम प्रोडक्शन करोगे तो मार्केट में सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब आप अगर इतना ही आउटपुट बनाते हो तो दुकानदार मतलब कस्टमर आके वापस चला जाएगा कि भाई इसके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ए मतलब से फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी, बी मतलब से फॉर एग्जांपल 20 क्वांटिटी, सी मतलब से फॉर एग्जांपल 50, क्यू मतलब से फॉर एग्जांपल 100 और डी मतलब से फॉर एग्जांपल 150, ठीक है। तो आपके पास अगर 150 होगा तो सबसे बढ़िया रहेगा ना, कि भाई आपके पास भर भर के प्रोडक्ट है, आप सेल कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप 150 प्रोडक्ट मतलब यूनिट बनाओगे या 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाओगे या सिर्फ 10 यूनिट बनाओगे, क्योंकि 10 यूनिट में सबसे लो कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन बन जाएगा। 150 में सबसे हाई कॉस्ट लगेगा, मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन ना तो ज़्यादा खर्चा कम खर्चा का बात है, ऐसा बात एकदम नहीं है। आपको बस देखना है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करने में आपका बिजनेस सबसे अच्छा सस्ता में बेस्ट चीज़ बना पा रहा है, ठीक है। ना ज़्यादा ना कम, आपको समझना पड़ेगा किस पॉइंट में जाके आप ऑप्टिमम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बना पा रहे हो और आपको लॉस भी नहीं हो रहा है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर पा रहे हो। मैं आपको अभी आगे आगे समझाता हूँ, ध्यान से देखना सर। सपोज कोई फार्म ये ए तक का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ए तक के प्रोडक्शन में इसका कॉस्ट आता है सर, इधर एवरेज कॉस्ट बता रहा है सर, दिस वाई एक्सिस बेसिकली कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट को। जैसे कि आपको मैं बताया कि हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट कुछ नहीं है, लॉन्ग रन में सब एवरेज कॉस्ट है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के नाम से जानेंगे। और एसीसी का मतलब होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एलएसी का मतलब होता है लॉन्ग रन एंड एसएसी का मतलब होता है शॉर्ट रन, ठीक है। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, तो करेंटली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लॉन्ग की शॉर्ट, मैं आपको अभी शॉर्ट रन बता रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पर कितना कर्व है सर? 3 शॉर्ट रन है। आप 3 क्यों, आप 10 शॉर्ट रन भी बना सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हियर यू कैन सी 3 शॉर्ट रन कर्व। सबको दिखाई दे रहा है सर? देखो, एसएससी 1, एसएससी 2 एंड एसएससी 3 दिख रहा है कि नहीं, बताओ ना सर। Yes, sir. नाउ पॉइंट इज दैट, अच्छा मुझे सिर्फ अर्पिता का ही आवाज मिल रहा है, प्रियाक्षी, शालिनी, शौमोन्निता, सोमोदीप, बताओ सर क्या आपको ग्राफ वगैरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी तक मैंने समझाना कंप्लीट नहीं किया, जस्ट पूछ रहा हूँ सर बीच बीच में एक बार, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों का। शालिनी बोल, प्रियाक्षी। यस सर, दिख रहा है। अच्छा, अब देखो सर, अब खेल किधर घूमता है। आपके पास 3 शॉर्ट रन है, ठीक है, मतलब आप चाहो तो ये वाला शॉर्ट रन करके बिजनेस को छोड़ सकते हो, ठीक है। एसीसी 1, एसीसी 1 में डिनोट करता है सर ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, मतलब चाहे आप 10 यूनिट बना लो किसी प्रोडक्ट का, जिसको ए से सोचो, या फिर किसी यूनिट प्रोडक्ट का आप
15 यूनिट बना लो, ठीक है। जो बेसिकली अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो आपका कॉस्ट आता है एल, मतलब अगर आप ए यूनिट आउटपुट बनाते हो तो आपका एल कॉस्ट आता है, और अगर आप बी यूनिट का बनाते हो ना, मतलब बी यूनिट मतलब से फॉर एग्जांपल 15 यूनिट बनाते हो तो भी आपका कॉस्ट आ जाता है वही ऑलमोस्ट क्यू, ठीक है, ऑलमोस्ट क्यू सर, ये क्यू वाला जो एरिया है, ठीक है, क्यू तक आपका कॉस्ट, नहीं सॉरी ये एच कॉस्ट है, ए के लिए एच कॉस्ट और बी के लिए क्यू कॉस्ट, ठीक है, आपका खर्चा है, ये नाम से डिनोट किया गया। तो खर्चा ऑलमोस्ट हायर साइड में है जब आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, आउटपुट जब लो है तो आपका खर्चा ज़्यादा है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है सर कि जब प्रोडक्शन कम है तब आपका कॉस्टिंग क्या है, ज़्यादा है, हायर साइड में है, लेकिन दिस इज योर शॉर्ट रन कर्व। हाँ, नाउ पॉइंट इज दैट अभी आपका दूसरा पड़ाव आता है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा लेकिन पहले आपको थोड़ा ग्राफिकली बता रहा हूँ। ये आपका आ गया सेकंड एसएससी, ठीक है, मतलब सेकंड शॉर्ट रन कर्व, जिसको एसएससी 2 से डिनोट किया गया। इसके अंदर दो शॉर्ट रन है, एक सी और एक क्यू। जब बात सी की है तब इसमें कॉस्टिंग आ रहा है जे, लेकिन जब बात क्यू की हो रहा है तब इसमें कॉस्टिंग आ रहा है सी, ठीक है। ये सी कॉस्टिंग और क्यू प्रोडक्शन आउटपुट, ठीक है। इसमें आप अगर पूरा ग्राफ में अगर आप देखोगे, इस पूरा ग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे, सबसे लो कॉस्ट इस पॉइंट में पहुंचा है सर, एवरेज कॉस्ट सबसे कम इज इन दिस पॉइंट, जब आपने आउटपुट बनाया क्यू, जब आपने आउटपुट बनाया क्यू, मतलब एक सर्टेन लेवल की प्रोडक्शन के बाद आपका कॉस्टिंग सबसे लो हो रहा है। ऐसा क्यों सर? ये डिपेंड करता है आपकी मशीन की कैपेसिटी, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कैपेसिटी के ऊपर, कि भाई इतना प्रोडक्शन करने के बाद या इतना आउटपुट अगर मुझे मिल जाए तो मैं सबसे अच्छा मेरा कॉस्टिंग मैनेज हो पाएगा, या फिर मेरा मशीन मुझे सबसे अच्छा सर्विस देगा जिसमें मेरा कॉस्ट भी कम पड़ेगा और आउटपुट भी मैं एक सर्टेन लेवल तक कर पाऊँ। लेकिन अभी आपके मन में क्या चल रहा है कि ठीक है, अगर क्यू क्वांटिटी तक मैंने सी कॉस्ट कर लिया तो क्यों ना मैंने प्रोडक्शन को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, मार्केट में तो डिमांड है, तो मेरा मशीन शायद मुझे सपोर्ट कर देगा, मेरा जो प्लांट है या मशीन है वो मुझे शायद सपोर्ट कर दे, तो इसलिए आपने सोचा कि मैं डी क्वांटिटी तक प्रोडक्शन कर लूँगा। लेकिन जैसे ही आपने डी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने जाते हो आपका मशीन आपको सपोर्ट नहीं देता, आपका कॉस्टिंग बढ़ के पी तक हो जाता है सर, और जो एसएससी 3 का पार्ट हो जाता है सर, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3 का पार्ट बन जाता है। तो क्या खेल बन गया सर? फर्स्ट शॉर्ट रन में आपने ए बी प्रोडक्शन किया जब आपका कॉस्टिंग एच क्यू के आसपास था, फिर आपने सेकेंड शॉर्ट रन में आए जब आपने सी और क्यू प्रोडक्शन किया जिसमें सी प्रोडक्शन में कॉस्ट हायर लेवल में ही था, बट क्यू में आके आपका कॉस्टिंग कम हो गया। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मैं प्रोडक्शन को थोड़ा, आउटपुट को थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, तो जैसे ही आपने इंक्रीज करने गया, आपका जो सी पे आपने आपने जो सबसे सस्ता वाला कॉस्टिंग एक्सपीरियंस किया था ना आपने, वो सी कॉस्टिंग बढ़ के आपका आर हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। मतलब अगर आप फर्दर सोचते हो कि मैं डी को ई कर दूंगा तो आपका कॉस्टिंग यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से इंक्रीज होके शायद आर से एस हो जाए। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब मशीन रहने से कुछ भी करके मशीन को चलाओ और पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि मेरा मशीन का कैपेसिटी क्या है, मेरा प्लांट का कैपेसिटी क्या है, और किस कैपेसिटी में मेरा मशीन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। से फॉर एग्जांपल आपके पास मानो कि एक पिज़्ज़ा मशीन है, ठीक है, पिज़्ज़ा मशीन जानते हो? आजकल सर पिज़्ज़ा मशीन का बड़ा मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिज़्ज़ा, इसको ना पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन बोलेंगे, थोड़ा अलग है देखने में, मतलब उसमें पैसा डालने से पिज़्ज़ा निकल के आ जाएगा, पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल आपके साथ मैं यूज़ करता हूँ। तो ये एक पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन मानो कि आपको मैं कोशिश दिखा रहा हूँ। सपोज आपने ये पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन परचेज किया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब ये पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन का ना एक कैपेसिटी होता है सारा दिन कि वो कितना पिज़्ज़ा निकल पाएगा। से फॉर एग्जांपल ये मशीन आपको पर डे 100 पिज़्ज़ा बना के दे सकता है। बात को समझना सर, 100 पिज़्ज़ा बना के आपको दे सकता है, इतना कैपेसिटी है इसका। लेकिन अगर 100 पिज़्ज़ा, मतलब इससे कम भी कर सकता है, 50 पिज़्ज़ा भी दे सकता है, लेकिन 50 पिज़्ज़ा में क्या है, इस मशीन को ऑपरेट करने का जो कॉस्टिंग है उस हिसाब से 50 पिज़्ज़ा इज नॉट सफिशिएंट। मतलब इस मशीन को रन करने से इसका जो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना सर, वो इलेक्ट्रिसिटी 50 पिज़्ज़ा बना के आप कवर नहीं कर पाओगे। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है इस मशीन का
ये 50 पिज़्ज़ा बना के आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर सबसे बेस्ट करना है, अगर 80 पिज़्ज़ा भी बना लेते हो तो भी ठीक ठाक, ठीक है, 80 पिज़्ज़ा ठीक ठाक, ठीक है, मतलब आपका सर्वाइवल हो जाएगा, बट बेस्ट इज 100 पिज़्ज़ा, ठीक है। अब 100 पिज़्ज़ा बनाने के बाद आप सोचते हो कि भाई 100 तो अच्छा है बट थोड़ा और प्रॉफिट कर लेते हैं। आपने सोचा क्यों ना 120 पिज़्ज़ा बना लिया जाए, लेकिन क्या लगता है 120 पिज़्ज़ा ये मशीन आपको सपोर्ट दे पाएगा? इसका कैपेसिटी सबसे बेस्ट काम करता है 100 पिज़्ज़ा में पर डे। आपको बात मेरा समझ में आ रहा है सर? हेलो, आप मेरा बात समझ पा रहे हो? हर मशीन की एक कैपेसिटी होता है। जैसे आपने अपना मोबाइल फोन को ही देखो ना, जरूरत से ज्यादा चलाते हो तो मोबाइल हैंग नहीं करता। अरे अपना अपना माथा को भी देखो, अपना जो ब्रेन है, हाँ, अगर कभी किसी दिन ज्यादा पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे दिमाग हिल रहा है, हाँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हाँ, फिर माँ को जाके बोलते हो माँ अच्छा से चाय बना के दो, या फिर बोलते हो कि सर दर्द का टैबलेट दे दो मुझे थोड़ा सोना है। फिर सोने के बाद नेक्स्ट दिन आप फिर से अच्छा काम करते हो। तो जैसे इंसान का बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जैसा होता है, जैसे कोई मशीन होता है, ऐसा कोई भी मशीन का अपना अपना कैपेसिटी होता है। अरे होता है कि नहीं होता? चाहे वो एरोप्लेन हो या पिज्जा मशीन होता है कि नहीं होता है? बोलो ना। यस सर। है ना? सपोज आपने एक कार खरीद लिया, आपने सोचा मेरे पास कार होगा तो उस कार को यूज करके मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, एक एक दिन में मैं हजार हजार किलोमीटर रन करूंगा। अरे भाई, हर कार का भी एक कैपेसिटी होता है। एक कार से आप मैक्सिमम एक दिन में 200 किलोमीटर ही रन कर सकते हो, फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो इंजन गर्म होकर फट जाएगा। इंजन गर्म होकर फट जाएगा। उसके अंदर जो इंजन के अंदर जो पानी डालने का जगह होता है ना, उसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है, वो मुश्किल हो जाता है। मोबाइल सारा दिन बहुत ज्यादा चलने से वो भी फट जाता है, उसका भी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है। होता है कि नहीं होता? मोबाइल ज्यादा गर्म नहीं हो जाता ज्यादा मोबाइल में गेम खेलने से? क्या रे, होता है कि नहीं होता? अब कोई बोलेगा यस सर सर। मेरे पास आईफोन है, मेरा प्रोसेसर हाईफाई है, कम होता है, इसीलिए तो उसका दाम भी ज्यादा है ना? अगर किसी का प्रोसेसर हाईफाई है तो फिर वो थोड़ा ज्यादा खेल सकता है, लेकिन उसका भी कैपेसिटी है। एग्जैक्टली, इसी बात पे मैं आपको इतना सारा बात कर रहा था कि यू हैव टू मेंटेन द कॉस्ट। ओके, तो अभी बात मैंने थोड़ा सा आपको किस में लेके आ गए, अभी मैं आपको बात में लेके आ गया कि भाई जिस पॉइंट में आप सबसे अच्छा कॉस्टिंग मेंटेन कर पाते हो, उस पॉइंट में ही अपने बिजनेस का प्रोडक्शन को मेंटेन करते रहना। ठीक है, अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मशीन बदलने का भी टाइम आ सकता है कि भाई मेरा डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरा ये पर्टिकुलर मशीन मेरे को वो सपोर्ट नहीं दे रहा है। अब सर कोई बोलेगा जैसे एयरलाइन बिजनेस में उसका तो फ्यूल कॉस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना? तो फ्यूल कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए आप कोई क्या कर सकते हो? कोई सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ेगा, है ना? पेट्रोलियम फ्यूल से बात काम नहीं चलेगा तो फिर कोई दूसरा फ्यूल, पेट्रोलियम का तो हमारे हाथ में नहीं है ना, मिडिल ईस्ट के ऊपर है, मिडिल ईस्ट वाले दाम बढ़ाता है, सरकार का टैक्स भी होता है उसमें, बहुत सारा रीज़न चलता है सर। और क्या है ना, फ्लाइट बिजनेस थोड़ा सा मतलब नेसेसिटी पे नहीं माना जाता कुछ सेक्टर को छोड़ के, इसलिए गवर्नमेंट भी उस बिजनेस को मतलब नेसेसरी के हिसाब से नहीं देखता, एक्सेप्ट इन सम एरिया। तो डिफरेंट सोच है सर कि किस चीज़ को क्या कॉन्सेप्ट में चलाएंगे नहीं चलाएंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बस कहने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को हमेशा या मैन्युफैक्चरिंग को उसी तरह से मेंटेन करो जिसपे आपका कॉस्टिंग सबसे लो हो और आप बेस्ट क्वांटिटी और क्वालिटी बना पाओ, बेस्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी बिल्ड कर पाओ। जैसे मैंने आपको पिज़्ज़ा में समझाया, 50 पिज़्ज़ा इज़ नॉट ओके, बिकॉज 50 पिज़्ज़ा में मेरा दुकान नहीं चलेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं आता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आई डोंट नो आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं, बट फिर भी आई विल ट्राई। सर आप लोग कभी गांव साइड में, विलेज, फ्लोर मिल में गए हो सर? फ्लोर मिल समझते हो सर? गांव साइड में जहाँ पर आटा चाकी बोलते हैं सर, गांव में स्मॉल टाउन्स में दिखता है ऐसा टाइप का, कभी विजिट किया आप लोग? यस सर। हाँ, अगर विजिट किए हो तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये थोड़ा सा विलेज की ज्ञान है बट आपको समझ आएगा सर चलता क्या है इधर। गांव साइड में अगर आप जाओगे ना, तो जो दुकानदार है मतलब जो मशीन चलाते हैं, वो आपको बोलेगा कि बैग रख के जाओ और शाम को आके लेके जाना। अगर आप सुबह देते हो और शाम को देते हो तो बोलते हैं बैग रख के जाओ, कल सुबह आके लेके जाना।
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोलता है? क्या लगता है? हुँ? क्या लगता है सर, ऐसा क्यों बोलेगा कि अभी रख के जाइए अपना जो भी गेहूं है, ठीक है, जो भी व्हीट है, अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में देंगे, आप शाम को आके लेके जाना। तो आपको संगे संग नहीं देता ज्यादातर केस में। सपोज आपका ही बैग वहां पर लगा हुआ है, आप ही आए हो और कोई नहीं आया, सिर्फ आपका अकेला का बैग, गेहूं का बैग लेके आप यहाँ पर पहुंच गए गेहूं पिसाने के लिए, ओनली यू, सुबह से और किसी का बैग नहीं आया, तो जो दुकानदार है ना, जो ओनर है, वो आपका गेहूं को अभी नहीं पिसेगा सर, आपका व्हीट को अभी पिसाई नहीं करेगा, अभी उसको गेहूं या मैदा आटा में नहीं बदलेगा। क्यों? जब तक कम से कम 10 बैग ना आ जाए ना, तब तक उनको फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 बैग का माल होने से तभी मशीन भी चल पाएगा और वो मशीन कुटाई भी कर पाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंज्यूम होगा वो भी जायज होगा, क्योंकि आप अपने पिसाई के लिए जरूरत से ज्यादा दाम तो दोगे नहीं। आप बोलोगे नहीं, मैं 1 kg पिसाई के लिए हार्डली मैं 5 टका दूंगा, ठीक है, तो 5 रुपीज का तो इलेक्ट्रिक बिल, मतलब एक जन का भी पिसाई करने से, ये मशीन को रन करने के लिए ही कम से कम 20 रुपीज का इलेक्ट्रिक बिल आएगा। तो फिर आपका पिसाई का 5 टका लेके उसका 15 रुपया का लॉस। इसलिए आपका अकेला पिसाई का वो मशीन नहीं चलाएगा। कम से कम 15 जन आ जाए, तो 15 जन का अगर 5 टका करके लेता है तो 75, और उसका मशीन का इलेक्ट्रिक बिल आएगा 20, तो 75 से 20 उसका इलेक्ट्रिक में चला जाए तो कितना इनकम हो जाता है सर? बोलो। 55। हाँ सर, ये 55 रुपीज प्रॉफिट के लिए वो कम से कम 15 जन का गेहूं के लिए वेट करेगा, तभी जाके करेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया उन्होंने इकोनॉमिक्स का? सर जेट एयरवेज देखे, इंडिगो एयरलाइंस देखे, पिज्जा मशीन देखे, और गांव का फ्लोर मिल में भी आ गए सर गेहूं पिसाई पिसाई करने के लिए। कॉस्टिंग समझ में आ रहा है? जब सबसे सस्ता में आप प्रोडक्शन कर पाओगे, आप उसी को पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि दुकान खोल के रख के जैसे ही कस्टमर आया कर दिए, नहीं। हर बिजनेस की अपनी अपनी लिमिट होती है, हर बिजनेस की अपनी अपनी लिमिट होती है, समझ रहे ना? मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी। हाँ, आजकल कुछ ऑटोमेटिक मशीन बन गया है सर, जिसमें थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में बड़ा 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 फ्लोर मिल देखे होगे ना, जो गांव साइड में अभी भी है, ठीक है, इवन शहर में भी है, छोटा छोटा शहर में भी दिखता है, वो लोग अभी भी मेंटेन करने का कोशिश करता है। तो कॉस्टिंग या इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट सिर्फ पढ़ने का चीज़ नहीं है, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी सर। मतलब बंदा इकोनॉमिक्स पढ़े ना पढ़े, बट उसको समझ तो ऐसे भी आना चाहिए। हर चीज़ थोड़ी किताबी होता है सर, किताबी कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज इन रियल लाइफ। जब रियल लाइफ को समझाने के लिए आपको किताब में लिखा जाता है, कौन बोलता है कि सब किताबी बात बात पढ़ के क्या होगा? किताब में कुछ नहीं है, ये तो बस जो वास्तव में होता है उसको यहाँ पर लिखा गया है। आप मुझे बताओ कि ये इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद वो फ्लोर मिल चलाने गया, कि फ्लोर मिल पहले आया बाद में इकोनॉमिक्स को देखा गया? क्या लगता है आप लोगों को, कि पहले ये किताब लिखा गया क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि भाई जब सबसे ज्यादा कम कॉस्टिंग होगा तभी जाके आप आउटपुट कर बनाना, या फिर वो फ्लोर मिल वाले ऐसे ही समझ गए अपने एक्सपीरियंस में, या फिर पिज़्ज़ा मशीन वाले भी ऐसे ही समझ गए, या फिर जेट एयरवेज वाले जो भी बिजनेस है वो ऐसे ही समझ जाते हैं बिजनेस करते करते, कि कहाँ किस कितना प्रोडक्शन करने में मेरा बिजनेस मेरा सर्वाइवल हालत में रहेगा। क्या बोलते हो? प्रैक्टिकल देख के ही समझ में आया ना, या किताबी बात देख के प्रैक्टिकल समझ में आया? अरे बोलो सर, क्या लगता है आप लोगों को? किताबी बात देख के, या फिर एक नॉर्मल एक्सपीरियंस करने के बाद इसको समझा गया, और फिर बाद में किताब में जिन लोग जो स्कॉलर्स है उसको एक्सपीरियंस करके फिर लिखा? नहीं समझ पाए आप मेरे बात? सर ऑब्वियसली सब चीज़ पहले एक्सपीरियंस करके देखा जाता है, उसके बाद उसको किताब में लिखा जाता है। हो, ये बात नहीं समझ पा रहे आप लोग। सर आइजैक न्यूटन को जानते हो ना? मैं आपको ये थ्योरी पहले भी बताया। ये आइजैक न्यूटन, इन्होंने एप्पल गिरते हुए देखा था ना उनके सर पे। अरे आइजैक न्यूटन यस ने सर। देखा था कि उनके हेड पे एप्पल गिर रहा है। ये देखो, ये इमेज देखो न्यूटन यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, ठीक है। ये एप्पल पेड़ आज भी है सर, वर्ल्ड फेमस एप्पल ट्री। कभी अगर
आयरलैंड में मोस्ट प्रोबेबली कभी घूमने जाओगे तो ये एप्पल ट्री आज भी यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है, देख सकते हो जाके। ठीक है, समझ रहे हो सर? न्यूटन एप्पल ट्री, ये देखो, इस एप्पल ट्री में बैठ के उन्होंने एप्पल गिरते हुए देखा था और उनके दिमाग में आया था कि ये एप्पल मेरे सर पे क्या के क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उन्होंने क्या आविष्कार कर लिया, क्या डिस्कवर कर लिया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ सर, कि दुनिया अपने चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक पावर के थ्रू से हर एक चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ, और वो बन गया किताबी फॉर्मूला। हाँ सर, तो आप मुझे बताओ, फॉर्मूला वास्तव में मतलब फॉर्मूला पहले आया कि रियलिटी पहले आया? ऑब्वियसली रियलिटी पहले आया, रियलिटी था। न्यूटन से पहले भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता था कि नहीं? क्या न्यूटन बोलने से पहले एप्पल ऊपर जाता था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी, जो भी चीज आप आज पढ़ रहे हो, ये सब जब से मानव समाज का शुरू हुआ है ना, तभी से है। ठीक है, जब से ये ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आया है, ट्रेडिंग करना चालू किया, बिजनेस करना चालू किया, तभी से ये सब चीजें स्टार्ट हो गया है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस को जो भी मिला, उसको बाद में किताबी भाषा में लिखा गया। फिर आजकल लोग सीए बन रहा है, एमबीए बन रहा है, सीएस बन रहा है, उनको लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है सर। जो रास्ते में चाय वाला है ना, वो हमसे अच्छा इकोनॉमिक्स समझते हैं सर। जो डाब वाला डाब बेचते हैं ना, वो हमसे अच्छा कॉस्टिंग समझते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। जो फल वाला फल बेचते हैं या जो हॉकरी करते हैं, वो आपसे हमसे ज़्यादा समझते हैं। चाहे आप कितना बोल दो कि सर मैं चार्टर्ड हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरीज हूँ, जितना बोल चिल्लाना है चिल्ला लो, बट आपसे ज़्यादा कॉस्टिंग मैं आपको एकदम हक से बोल सकता हूँ। दे नो बेटर देन एनी स्कॉलर्स, बेटर देन एनी स्कॉलर। चाहे कितना भी डिग्री गले में लगा के घूम ले, उनसे अच्छा कॉस्टिंग तो आप नहीं कर सकते। हम लोगों को तो एक सिंपल सा हिसाब भी बोलता है तो हम लोग कैलकुलेटर निकालते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा, हाँ, बहुत ही ईमानदार ग्रेजुएट ऐसे बोलते हैं। उनको कुछ भी हिसाब बोलो, फटाफट मुंह में बोलेगा आपको। क्यों? बिकॉज वो प्रैक्टिस करते हैं रियल लाइफ में। हमारे जैसा किताब नहीं पढ़ते सर। यही फर्क हो जाता है सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। वो एक एमबीए चाय वाला है ना, वो प्रफुल्ल, वो उसका भी बहुत अच्छा अच्छा बातें आते हैं। वो भी इस दिन बोल रहा था कि हम लोग रास्ते में जाके चाय वालों को बोलते हैं, भैया एक चाय दे देना, हम छोटा करते हैं। लेकिन वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं सर, नॉर्मल लोगों से। ये सूटेड बूटेड कॉर्पोरेट जॉब से बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं। मतलब जो स्ट्रीट साइड चाय वाले हैं, डाब वाले हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। ये 25,000 का नौकरी करके आईटी सेक्टर वाले अपने आप को ऐसे सिगरेट फूंकते हैं, मैं देखता हूँ सर सॉल्ट लेक वगैरह में। मतलब यूथ, मैं भी यूथ हूँ, बट उनका अलग ही रुतबा है सर। 25,000 की नौकरी करके ऑफिस से निकलने के टाइम पे ऐसे सिगरेट का धुआं उड़ाता है जैसे वो कुछ खास कर दिया। हाँ, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा वही सेक्टर 5 के नीचे जो होटल चलता है ना, छोटा छोटा ढाबा टाइप का, मतलब वो झुपड़ी टाइप का रेस्टोरेंट, वो मंथली 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं। और वो 25,000 की नौकरी करके अपने आप को होनू समझ लेते हैं। अब क्या बताऊं सर, आप बताओ, कॉस्टिंग कौन ज़्यादा समझता है, इकोनॉमिक्स कौन ज़्यादा समझता है? जो समझते हैं ना वो बोलते नहीं है, यही फर्क है सर। ठीक है, समझ गए आपका बात। ना भी समझे तो आप तो जबरदस्ती समझाने का बात करोगे। अच्छा सर बोलो, तो फिर आपको ये वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सब मतलब बेसिकली ये क्यू में आके इसका सबसे कम कॉस्टिंग हुआ, तो इसलिए इसी को चूज करेगा कि वो क्यू को ही आउटपुट मानेगा, ताकि उसका कॉस्ट सबसे कम है यहाँ पर। अब इसी तरह का प्लानिंग वो अपने बिजनेस में, ये शॉर्ट टर्म था, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 ईयर का प्लानिंग था। ठीक है, इसमें फर्स्ट 4 मंथ, फिर ये सेकेंड 4 मंथ, फिर ये लास्ट 4 मंथ, ऐसा प्लानिंग करके 1 साल का चल रहा था। लेकिन अब बात आता है लॉन्ग रन की। ठीक है, अब बिजनेस को 1 साल नहीं, कम से कम 5 ईयर्स के लिए प्लान करना है। ठीक है, 5 साल के लिए बिजनेस प्लानिंग होगा। अब 5 साल में बिजनेस प्लानिंग तो करेगा, लेकिन इसमें भी छोटा छोटा शॉर्ट रन आ जाएगा सर। जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट रन का आप देख रहे थे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, ऐसे ही बहुत सारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का आपको अभी एक जगह के अंदर आपको पुट करना होगा। ठीक है, ये देखो, इसको ड्रॉ करने, कैसे ड्रॉ करोगे? इसको ड्रॉ करने का बड़ा सिंपल तरीका है। पहले शॉर्ट रन को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जितना सारा शॉर्ट रन बनाओगे इस तरह का। ठीक है, जैसे शॉर्ट रन दिखाई दे रहा है ना आपको, बस ऐसे शॉर्ट रन को पहले ड्रॉ कर लेना।
समझ रहे हो? और फिर इसको टेंजेंट बना देना, इसको टेंजेंट बना देना, तब इनके साथ ऐसे जोड़ देना। और फिर जिस पॉइंट में सबसे ज़्यादा सस्ता हुआ है प्रोडक्ट, उस पॉइंट को बस पॉइंट डाउन कर देना, पॉइंट P, एंड जिसमें Q इज़ द पॉइंट जिस आउटपुट में आपका सबसे कम खर्चा हो रहा है, सबसे लो कॉस्ट, और बाकी हर जगह में आपका कॉस्टिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा। जैसे G पॉइंट में देखो आपने आउटपुट किया था M, N पॉइंट में देखो आपका कॉस्टिंग हो रहा है F, V पॉइंट में देखो आपका कॉस्टिंग हो रहा है H, Q आउटपुट में आपका कॉस्टिंग हो रहा है P, W आउटपुट में आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन कॉस्टिंग इंक्रीज होकर T हो गया। तो क्या रिकमेंड करोगे एज ए फाइनेंस मैनेजर फैक्ट्री वाले को कि किस पॉइंट में प्रोडक्शन करने से बिजनेस को सबसे ज़्यादा फायदा? क्योंकि कॉस्टिंग जिसमें जितना अमाउंट, मतलब जिसमें कॉस्टिंग सबसे कम उसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। आप समझ रहे ना सर? एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्राइस मानो 100 रुपीज़, प्रोडक्ट प्राइस 100 रुपीज़, कॉस्टिंग पड़ रहा है 50। अगर 50 का प्रोडक्ट 100 में बेचोगे प्रॉफिट होता है 50 का, लेकिन जब आपका ये टी आ रहा है तो इसमें आपका कॉस्टिंग पड़ जा रहा है 90 और प्राइस सोच रहे हो 100, तो आप बस 10 रुपीज़ ही प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन 10 रुपीज़ प्रॉफिट तो लेबर का वेजेस भी नहीं आएगा सर, लैंड का रेंट भी नहीं आएगा आपका, अगर लोन है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से चुकाओगे? इसलिए अगर आप कॉस्ट को मिनिमम नहीं कर पाओगे तो ना तो आप रेंट भर सकते हो, ना तो आप वेजेस दे सकते हो या सैलरी पे कर सकते हो, ना तो आप कैपिटल की इंटरेस्ट चुकता कर सकते हो, और खुद का प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने शुरू किया उसका प्रॉफिट के लिए तो आपको सदियों इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया सर? बोलो ना। आया तो बताओ, ना आया तो भी बोलो, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप नहीं समझ में आया तो भी बताना पड़ेगा। बस सिंपल इसी प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई किया गया बस फॉर लॉन्ग रन। वहाँ पर हम लोगों ने 3 एसएससी देखा था, यहाँ पर एसएससी 1, एसएससी 2, एसएससी 3, ठीक है। फिर एसएससी 4 जो है उसको बीच में रखा, ठीक है, और इसमें सबसे लो पॉइंट जो है उसको रखा गया। फिर एसएससी 5, 4, एसएससी 5, एसएससी 6, एसएससी 7, इस तरह से आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनता गया। लेकिन दिस पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, और जिस पॉइंट में सबसे सस्ता हुआ लॉन्ग रन में, दैट इज द क्यू आउटपुट। मतलब इतना आउटपुट बनाने से बिजनेस को सबसे सस्ता में सामान प्रोडक्ट बनाने का मौका मिलता है, तो बिजनेस को वही लेना चाहिए ना। अरे बोलो सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत ज़रूरी है, बोलो। कोई डाउट है तो भी बोलो कि ये दोनों ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। अगर बोलोगे तो मैं अलग से ड्रॉ करके भी बताऊंगा, बट ड्राइंग इज़ वेरी सिंपल हियर, कुछ नहीं है ड्राइंग में। अर्पिता, शालिनी, प्रियाक्षी, सभी को पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या सर? समन्विता, बुझेছি अर्पिता, शालिनी बता, समझ में आ रहा है कि यस नहीं आ रहा सर। है? समझ में आया? यस। सर ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं सर? ऐसे ड्रॉ करेंगे, से फॉर एग्जांपल आपने ऐसे एक्स एक्सिस दे दिया, इधर वाई एक्सिस दे दिया, ठीक है, और आपको बस शॉर्ट रन को पहले ड्रॉ कर लेना है। पहले इसको मत ड्रॉ कर लेना, पहले शॉर्ट रन को ड्रॉ कर लेना, जैसे मैं आपको पहले भी दिखाया। शॉर्ट रन को ड्रॉ करने के बाद एक मिनिमम पॉइंट बीच में रखना, ठीक है, और लास्ट में इसको कटोरा की तरह बना देना। और इसको एनवेलप कब क्यों बोलते हैं? वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व। ये सवाल बड़ा पूछता है सर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक लॉन्ग रन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी क्या है सर? शॉर्ट रन है, तभी तो लॉन्ग रन बनता है। शॉर्ट। वेरी गुड सर। बहुत सारा छोटा छोटा शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, प्लानिंग के अंदर रहता है। आप एक ही बार में थोड़ी ना 400 मीटर का रिले दौड़ पाओगे, आपको छोटा छोटा प्लान करना पड़ता है कि भाई पहले मैं इतना फास्ट दौड़ूंगा, उसके बाद इतना,
फिर इसमें जाके थोड़ा सा और लंबा दौड़ूंगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर सब स्पीड में दौड़ूंगा लास्ट में जाके, तब जाके आप 4 भाग में 4 शॉर्ट रन लिया, तब जाके आप एक पूरा लॉन्ग रन को कवर कर पाए। एक 400 मीटर को कवर करने के लिए आप 100 मीटर का टारगेट बनाएं, ठीक है। पहला 100, फिर सेकंड 100, फिर थर्ड 100, फिर फोर्थ 100, तब जाके आपका लॉन्ग रन पूरा होता है। ऐसा ही एक लॉन्ग रन को कंप्लीट करने के लिए आपको भी यहाँ पर एक एक शॉर्ट रन का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। आप एकदम एट ए टाइम में नहीं समझ पाओगे कि आप लॉन्ग रन में कहाँ पहुँच पाओगे, तो एक एक शॉर्ट रन का मतलब सहारा ले लेके आप अपना सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉस्टिंग, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट आपको समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। इसी तरह से बिजनेस को समझ आता है कि भाई इस पॉइंट में मेरे को सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो इसी पॉइंट में मैं अपना प्रोडक्शन को क्या करूंगा, जारी रखूंगा, ठीक है। कि मैं ना तो एम प्रोडक्शन करूंगा, ना तो एन करूंगा, ना तो वी, और ना ही डब्ल्यू, ठीक है। मैं करूंगा तो क्यू में, ताकि तो क्यू मतलब आप समझ लो ये 100 है, ये शायद आप 200 करने का कोशिश कर रहे थे, पर 200 में आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेस्ले वाले ना, वो भी अपने मशीन के हिसाब से सोचते हैं मैगी बनाने के टाइम पे, ठीक है। बिस्कॉम वाले भी बिस्किट बनाने के टाइम पे, ब्रिटानिया वाले बिस्किट बनाने के टाइम पे, जैसा जिसका बिजनेस है उसको ऐसे सोचना पड़ता है। और जिसका सोच कैलकुलेशन गलत होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ सर बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा, लॉस मेकिंग हो जाएगा, बिजनेस को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो मैं बोलूँ या कोई विजय माल्या आ जाए, या फिर रिलायंस की अंबानी आ जाए, या अदानी आ जाए, जो कॉस्टिंग मैनेज नहीं कर पाएगा किसी भी कारण से, रीज़न बहुत सारा हो सकता है। आप लोग जैसे जैसे आगे आगे चार्टर्ड सीएस की जर्नी करोगे ना, सीएमए की जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा सर बिजनेस में कितना सारा जर्नी करना पड़ता है, कितना सारा मैटर इफेक्ट करता है। तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि आज सर ने आज इतना सारा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर क्यों बात करना चाहता है। तो इन दी लॉन्ग रन फार्म विल प्रोड्यूस एन आउटपुट ओ क्यू। लॉन्ग रन में फार्म क्या कर रहा है, ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है, ये वाला जो आपको भी दिखाया सर। क्यों, बिकॉज एट विच एसएससी एंड एलएसी इज मिनिमम, जिस पॉइंट में शॉर्ट रन कॉस्ट भी सबसे सस्ता और लॉन्ग रन भी सबसे सस्ता, दैट इज ओ क्यू। इट इज टू बी नोटेड इन द अबव फिगर दैट, एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या लिखता है, देखो, it is to be noted in this figure that LAC curve is not tangent at the minimum point of SSCs। मतलब ये जो LAC कर्व है, ये LAC कर्व कौन सा है, ये जो नीचे वाला लाइन है ना, ये LAC है, और अंदर में जो छोटा छोटा है वो SSC है। ये LAC कर्व किसी भी SSC के साथ उसका मिनिमम पॉइंट में टेंजेंट नहीं है। अब एक बात ध्यान से देखा, it is to be noted in the above figure that LAC curve is not tangent at the minimum point of SSCs। किसी के साथ भी मिनिमम पॉइंट में नहीं है, बस इसी का है, ये पी पॉइंट में। फिर LAC डिक्लाइन, जब LAC नीचे जा रहा है, इधर ये वाला LAC नीचे आ रहा है, तब SSC इज टेंजेंट ऑन द फॉलिंग पोर्शन, मतलब इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। SSC का फॉलिंग पोर्शन आपको समझ में आ रहा है सर, SSC का फॉलिंग पोर्शन LAC के साथ टेंजेंट हो रहा है। जब SSC इंक्रीज हो रहा है, जब LAC इज मिनिमम, देखो सर, जब LAC राइजिंग, तब SSC का राइजिंग पार्ट इसके साथ टेंजेंट हो रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जब LAC इज मिनिमम, SSC इज टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ SSC। LAC तभी SSC के साथ मिनिमम पॉइंट में मैच कर रहा है जब SSC भी उसका मिनिमम पॉइंट के साथ मैच हो रहा है। तो क्या मतलब निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, ध्यान से समझना। जब LAC कर्व नीचे आ रहा है तब SSC उसको टेंजेंट कर रहा है इस तरह से, मिनिमम पॉइंट में नहीं, साइड वाला पार्ट, समझ रहे हैं ना सर। सिमिलरली और बात समझो, जब LAC ऐसे फिर से मिनिमम पॉइंट में पहुंचा, फिर अप हुआ, जब SSC भी अपना राइजिंग पोर्शंस पे है, सॉरी ऐसे नहीं, जब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी अपने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट में है, वो बस साइड वाला पोर्शन इसके साथ टेंजेंट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो इधर ओनली साइड पोर्शन। तो किस पॉइंट में जाके मैच कर रहा है सर, ध्यान से देखो इमेज को, जिस पॉइंट में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम, उसी पॉइंट में लॉन्ग रन भी अपने मिनिमम पोर्शंस में है। तो जब ये दोनों पोर्शन मैच करता है तभी ऐसे टेंजेंट होता है। जब LAC मिनिमम, तब SSC इज टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC, ठीक है। ये बात होना जरूरी है सर, अदरवाइज नहीं होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है सर। The long run average cost curve is a smooth curve involving all the short run average cost curve, so it is called enveloping curve.
Long run cost curve also often called a planning curve because a firm plans to produce any output in the long run by choosing a plant on the LAC curve corresponding to given output. The long run average cost curve helps the firm in the choice of size of the plant, मतलब आप कितना बड़ा मशीन यूज करोगे, प्लांट यूज करोगे, प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक आउटपुट एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. एट लीस्ट, लीस्ट मतलब लोएस्ट, मतलब सबसे कम, लीस्ट मतलब चीप, सस्ता, ठीक है, मतलब सबसे मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट मतलब ऐसे बोलो मिनिमम, ठीक है. तो यही बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि सबसे कम कॉस्ट में मैं किस तरह से अपने बिजनेस को हाईएस्ट लेवल में रन करा पाऊँ. ओके, अब फिर से एक क्वेश्चन आता है सर कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप ऑफ द एलएसी कर्व. ये जो एलएसी कर्व है ये यू शेप क्यों होता है? ये जो आपने देखा यहाँ पर, चाहे एलएसी हो एसएसी हो, ये सब यू शेप क्यों होता है? इसका जवाब मैंने लास्ट वीक भी दिया था, प्रोडक्शन के साथ इसका कनेक्शन है. बट वाई एलएसी यू शेप, ये भी सवाल पूछता रहता है सर कई बार. तो एलएसी यू शेप इसलिए होता है, द शेप ऑफ एलएसी डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न टू द स्केल. रिटर्न टू स्केल क्या होता है? प्रोडक्शन का लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट सर, कि जब कोई बिजनेस लॉन्ग रन में बहुत दिन तक चलता है तो वो मिनिमम कॉस्ट अचीव करता है, और मिनिमम कॉस्ट में ही आपका सबसे बढ़िया, मिनिमम कॉस्ट में ही अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो ऑटोमेटिकली आप यू शेप बना लेते हो. ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट वीक समझाया था, मैं फिर से एक बार वो जगह दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन ऐसा था कि एवरेज टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम क्यों होता है? बिकॉज जब प्रोडक्शन हाईएस्ट पॉइंट में होता है ना सर, ये मैंने लास्ट वीक समझाया था. लुक एट दिस इमेज अगेन, लुक एट दिस कर्व या ग्राफ अगेन. जिस पॉइंट में आपका प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल में होता है, जैसे ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन जब हाईएस्ट है तब मार्जिनल कॉस्ट भी लोएस्ट है. टोटल प्रोडक्शन जब हाईएस्ट है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे देखो एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन जब हाईएस्ट है तब एवरेज टोटल कॉस्ट भी लोएस्ट है. तो लोएस्ट मतलब प्रोडक्शन हाईएस्ट तभी होता जब आपका कॉस्ट भी लोएस्ट होता. प्रोडक्शन हाईएस्ट तभी होता है जब कॉस्ट भी लोएस्ट होता है, बिकॉज लो कॉस्ट में ही आप सबसे बेस्ट प्रोडक्शन कर पाते हो. किसी भी बिजनेस का लो कॉस्ट में ही आप बेस्ट प्रोडक्शन कर पाते हो. तो इसीलिए प्रोडक्शन जब हाईएस्ट लेवल अचीव करता है, कॉस्ट भी अपने मिनिमम लेवल अचीव करता है. प्रोडक्शन का इरादा क्या होता है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, हाँ, मोर प्रोडक्शन. और इसका क्या मतलब, इसका क्या है कॉस्ट का? मिनिमम कॉस्ट. क्या रे, बात समझ में आया? प्रोडक्शन का इरादा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाऊँ, और कॉस्ट का इरादा क्या है? मैं कम से कम कॉस्टिंग में प्रोड्यूस करा दूँ. तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका सेव यू तो होगा ना. ये तो मैं लास्ट दिन भी समझाया था डिटेल्स में, जिसमें ये नीचे आने के टाइम पे क्या होता है, ऊपर जाने के टाइम पे क्या होता है, मैं डिटेल्स में समझाया लास्ट वीक के क्लास में. अब चाहो तो जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनको एक बार देखने के लिए बोलूँगा फिर से. आज का क्या खेल है सर? ये अगेन पूछता है सर एलएसी यू शेप क्यों है सर? वही मैं बोला ना. ये देखो, बात आता है सर रिटर्न टू स्केल के ऊपर बेस करके. रिटर्न टू स्केल क्या है? ये प्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है सर. बिजनेस में रिटर्न टू स्केल क्या होता है? 3 तरह का रिटर्न टू स्केल होता है सर. एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न. क्या चलता है कि जब प्रोडक्शन का बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्शन चैप्टर में ये समझा जाता है नॉर्मली. जिन्होंने किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनको रिकॉर्डेड अभी दे रहा हूँ, बाद में फिर से मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा. ध्यान से देखो सर, जब आपका बिजनेस आपको से फॉर एग्जांपल आपने आउटपुट इनपुट दिया 100%, आपने प्रोडक्शन बना लिया 125%, दिस इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न. ठीक है. जब आपका बिजनेस कांस्टेंट हो जाता है ना, मतलब आप 100% इनपुट देते हो, आपको बदले में 100% ही मिलता है. और ये हो जाता है डिक्रीजिंग, जब 100% देते हो बट मिलता है 75. ठीक है. तो 100 दे के 125 अगर ऐसा हो जाए तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न में हो. अब सवाल उठता है, जब बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न में होता है ना, तो उसका कॉस्ट सबसे कम होता है, मतलब उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कम होता है. ठीक है. एलएसी डिक्रीजेस एंड इसको बोलते हैं इकोनॉमी अराइजेस हियर, मतलब इसी में सस्ता होता है. और ये बड़ा खुशी की बात है. इमोजी भी बता रहा है सर खुशी की बात है. कांस्टेंट मतलब आपका एलएसी मिनिमम, आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट में पहुंचते हैं. एंड ये एक्चुअली सेट ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिस इकोनॉमिक्स, मतलब ये डिस इकोनॉमी के साथ सेट ऑफ करता है. डिस इकोनॉमी मतलब सस्ता और महंगा का एक बीच का सेट ऑफ. और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? मतलब सस्ता और महंगा का क्या है? डिस इकोनॉमी मतलब महंगा की तरफ जा रहा है सर, और इकोनॉमी मतलब सस्ता की तरफ आ रहा है. मतलब 100% दे के 100% ही आ रहा है, मतलब एक बैलेंस सिचुएशन, ना ज्यादा ना कम. ठीक है. दैट इज वाई कांस्टेंट.
और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, इसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्टिंग बढ़ रहा है, ये डिसइकोनॉमीज है, मतलब ये महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। और प्रोडक्ट महंगा होने से बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा? अरे प्रोडक्ट अगर महंगा हो जाए तो बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलो। खराब। खराब। थैंक यू सर। खराब इसलिए सर। हाँ एग्जैक्टली खराब। तो हमेशा बिजनेस क्या चाहेगा, बिजनेस ऑलवेज कोशिश करेगा कि प्रोडक्शन में उसका इंक्रीजिंग रिटर्न रहे और इंक्रीजिंग रिटर्न में उसका एलआईसी डिक्रीज होता जाए डे बाय डे एंड इकोनॉमीज उसमें हमेशा बरकरार रहे। इकोनॉमी बरकरार मतलब सस्ता बरकरार, और सस्ते में जितना अच्छे से आप इकोनॉमी को चला पाओगे अपना इकोनॉमी उतना बढ़िया सर्वाइव करेगा। सर जैसे मानो कि आजकल सब्जी प्रोडक्शन वगैरह में बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एक तो कोरोना, दूसरा वेदर प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। तो अगर मार्केट में वेजिटेबल्स का प्राइस फिर से इंक्रीज होता है बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है कि वेजिटेबल प्राइस फिर से बढ़ेगा। ठीक है, वेजिटेबल प्राइस फिर से बढ़ेगा सर। क्यों? क्योंकि बहुत ही ऑफ टाइम में उल्टा सीधा बारिश हुआ है सर। तो अगर प्रोडक्शन खराब होता है कभी सब्जियों का तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और कॉस्टिंग बढ़ने से ना, महंगा हो जाने से ना, मार्केट डिमांड गिर जाता है। और अगर एक बार मार्केट डिमांड में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ना तो सब्जी वालों का भी मुश्किल, कंज्यूमर का भी मुश्किल। तो इसीलिए हमेशा बिजनेस को यही अचीव करना चाहिए, चाहे वो सब्जी वाला हो या किसी भी तरह का बिजनेस हो। मैं आपको कितना सारा एग्जांपल दिया, शायद आप भी बाद में सोचो कि सर कौन सा बिजनेस के बारे में मैंने बोला नहीं। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर कि आप अपने बिजनेस में हमेशा एक टारगेट यही रख के चलना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा, बट आपका कोशिश हमेशा सक्सेस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा तभी आपका क्या टारगेट है, इकोनॉमी मतलब सस्ता। प्लेन में क्या होता है, इकोनॉमी और एक होता है लग्जरी। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लग्जरी दाम में नहीं बेचना है, ठीक है, सस्ता रखना है। एक्सेप्शनल है, लॉ ऑफ डिमांड में समझा जाता है कि ऑब्वियसली हम डायमंड को जितना महंगा बेच पाए उतना अच्छा, लेकिन इतना भी महंगा ना करो कि लोग डायमंड खरीद ही ना पाए, ऐसा भी नहीं ना, अचीवेबल होना चाहिए, लोग खरीद पाए ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो ट्रेडिशनल एलएसी इज यू शेप। नॉर्मली एलएसी का जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो यू शेप होता है, बट कभी कभी ऐसा भी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डे में देखा जा रहा है कि एलएसी विल एल शेप्ड बिकॉज आफ्टर गेटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब एक बार बिजनेस सस्ता में आ जाए ना, बिजनेस सस्ता मतलब क्या कि बिजनेस अपना प्रोडक्ट को सस्ता में बनाना चालू कर देता है एक बार, उसके बाद उसको रोकना मुश्किल हो जा रहा है। जैसे मोबाइल बिजनेस पे आप देखा आजकल हर साल न्यू न्यू मॉडल आ रहा है और पुराना मॉडल और सस्ता हो रहा है, ऐसा है ना? हर दिन, हर वीक, हर हफ्ता, हर महीने, हर साल न्यू न्यू मॉडल मार्केट में आ रहा है, और जैसे न्यू मॉडल आ रहा है पुराना मॉडल सस्ता पड़ जा रहा है ना? इसका मतलब क्या, मोबाइल बिजनेस इकोनॉमी हासिल कर लिया अभी। मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरर लाइक साउमी, रेडमी, बहुत सारे हैं ना, ये लोग एक इकोनॉमी बना लिया सर मार्केट में। इसलिए क्या हो रहा है, इनका जो अभी इसका जो सेप है ना वो डे बाई डे और सस्ता हो रहा है। मोबाइल डे बाई डे सस्ता हो रहा है ना सर, क्या बोलोगे? पहले स्मार्टफोन एक ज़माना था कि कोई स्मार्टफोन हो या डेटा पैक। हाँ सर, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे 1 GB डेटा, 1 GB डेटा पूरा 1 महीना चलाना पड़ता था सर, उसका खर्चा पड़ जाता था कम से कम 250 रुपीज़। 1 GB 1 मंथ हम लोग कम से कम कोशिश करते थे, मतलब डेली हार्डली 1 MB यूज़ करते थे, और थोड़ा ज़्यादा होगा मे बी। आजकल 250 में कितना GB मिल जाता है सर? क्या बात समझ में आया आप लोगों को? मैं मोबाइल फ़ोन का भी बात किया, मैंने आपको डेटा के बारे में भी बात किया, नेटवर्क डेटा, ये सब डे बाई डे क्या हो रहा है, इकोनॉमीज हो रहा है। तो एक बार आपका कॉस्टिंग अगर मैनेज में हो जाए ना, उसके बाद आपका कॉस्टिंग और बढ़ता नहीं है, काफ़ी दिनों तक ना सस्ता में ही रह जाता है। तो जब बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में सस्तापन आ जाए ना तो वो एल शेप में रह जाते हैं। सर यू शेप बनने के लिए ना खर्चा को फिर से बढ़ना पड़ेगा, अगर कभी ये फिर से इंक्रीज हो जाए तो यू शेप बनेगा। बट जब तक ये सस्ता महसूस, मतलब सस्ता एक्सपीरियंस करेगा, जब तक ये कॉस्ट को डे बाई डे और डिक्रीज करता जाएगा, तब तक इसका जो सेफ है ना वो मिनिमम लेवल में ही चलता जाएगा, और इसका ये एल शेप बना रहेगा। शुरू में तो हर चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, पर धीरे 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 जैसे ही वो मिनिमम लेवल अचीव कर लेता है,
वो क्या रहेगा, वो एल शेप बना रहेगा। समझ रहे हैं सर? इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एरिया में जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बार अचीव कर रहे हैं उसके बाद वो एल शेप में ही रह जाता है। तो कब एवरेज कॉस्ट कब लॉन्ग रन में एल शेप होता है, ये भी आपको मैंने अभी बताया। लंबा डिस्कशन था, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा सर। कंप्लीट कर दिया मैंने थ्योरी ऑफ कॉस्ट, डिटेल्स में बोला इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, बोलो। मोदीप अगर आवाज़ आ रहा है तो बोल सर। प्रियाक्षी, सभी को पूछ रहा हूँ। शालिनी, यस सर। ओके, और पिता बोलो। সমন্বিতা বুঝতে পেরেছিস? यस सर। तो अगर आप लोग इसी तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ते जाओगे तो आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी दिक्कत नहीं होगा। इफ़ यू नो द फैक्ट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? यहाँ पर ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिलेटेड। जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपसे बात करता हूँ, आंसर देने का कोशिश करना सर। हाँ, ट्राई क्विज कॉन्टेस्ट की तरह बताएंगे, जल्दी बताना सर। 10 मिनट क्वेश्चन डिस्कस। हाँ सर, सवाल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन का क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट फिर भी आपको नॉलेज मैंने प्रोडक्शन का भी दिया कॉस्ट पढ़ाते पढ़ाते। क्वेश्चन किया, इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सी, किस चीज को हम लोग प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स बोलेंगे? टीलिंग ऑफ टीलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल, singing a song before a friends, preventing a child from falling into a manhole on the road and painting a picture for pleasure। मुझे एक जवाब मिला टीलिंग ऑफ सॉइल, पॉइंट ए। क्या सबका जवाब यही है या किसी का और कोई जवाब होगा? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स है? टीलिंग ऑफ सॉइल, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैनहोल ऑन द रोड एंड पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर। हाँ बोलो सर। टीलिंग ऑफ सॉइल के साथ ही जाना चाहोगे आप लोग? एवरीबडी, मतलब बेसिकली फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को पहले टीलिंग करते हैं, थोड़ा सा लूज करते हैं ताकि उसमें पेड़ पौधा लगा पाए, खेती कर पाए, है ना। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में टीलिंग ऑफ सॉइल को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स माना जाएगा। ठीक है, वेरी गुड सर, जिन्होंने भी दिया, आई थिंक प्रियाक्षी का जवाब था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। मैं रिलेशनशिप में समझाया था आप लोगों को। Average product is at its maximum when marginal product is equal to average product. The law of increasing return to scale relates to the effect of changes in factor of proportion. Economies of scale arises only because of invisibilities of factor of proportions, and internal economies of scale can occur only to exporting sectors. क्या लगता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सर इसके लिए आप लोग प्रोडक्शन चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा, थोड़ा मैं बार बार रिकमेंड करूंगा, इसे पहला वाला चैप्टर्स में ही, पहला 2 चैप्टर्स में ही मैंने पढ़ा के रखा। एवरेज प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे बोले एवरेज प्रोडक्ट, सेकेंड, एपी मैक्सिमम तब होता है जब एमपी इक्वल्स टू एपी होता है। या फिर आप ऐसे बोलो कि मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो आप। मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये प्रोडक्शन के अंदर समझाया गया सर, तो ये मुझे सही लगा सर। लेकिन बाकी जो है लाइक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन, नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन के साथ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कोई कनेक्शन नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेस ओनली बिकॉज ऑफ इनविजिबिलिटीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जब सस्ता होता है इकोनॉमी इंटरनल लेवल में, मतलब अगर इंटरनल मैनेजमेंट सही है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन एक्रू ओनली टू एक्सपोर्टिंग सेक्टर। ऐसे थोड़ी है एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में सिर्फ इकोनॉमीज होता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। 2 का ए होना चाहिए, बिल्कुल ए होना चाहिए। आप चाहो तो बाद में चेक कर सकते हो, इसके नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, इसके नीचे आंसर भी दिया हुआ है, यही वाला एकदम सही लग रहा है सर।
तो आप लोग को इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग इसका जवाब इसी तरह से दे पाओ। समझ में आ रहा है सर? एक मैथमेटिकल क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। चलो यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 14 to 16। चलो देखते हैं सर। यहाँ पर लेबर दे दिया, आउटपुट दे दिया और मार्जिनल प्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, आपको पूछता है पहला क्वेश्चन में व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 hours ऑफ लेबर्स आर एम्प्लॉयड। जब 2 घंटा लेबर दिया तब टोटल आउटपुट कितना है? क्या जवाब होगा सर, बोलो। दो घंटा लेबर देने के बाद टोटल आउटपुट कितना होगा? कैसे पाएगा सर? 1 घंटा दे के 100 मिलता है, ठीक है, और 2 घंटे में हम लोगों ने और एडिशन कितना किया? 80। तो 100 प्लस 80, तो एक्चुअली होना चाहिए सर 180। सी होना चाहिए आंसर। टोटल आउटपुट जब 2 घंटा लेबर एम्प्लॉय किया गया टोटल 180 हुआ सर। समझ में कुछ आया सर? सिंपल है। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एडिशन, या एक्स्ट्रा जितना आप एडिशन कर रहे हो, चेंज कितना हो रहा है आपके आउटपुट में। ठीक है, इसके कारण ही आपका टोटल चेंज होता है। जैसे ये सेकंड पॉइंट का यहाँ पर बोला नहीं, बट इसका एक्चुअली 180 हो जाना चाहिए था। सेकंड 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है सर? सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे ना, मतलब अगर आप लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, घर में प्लीज रिवाइज किया करो। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 3rd hour ऑफ लेबर? 3 घंटे लेबर देने के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? इसका मिसिंग है सर, बोलो। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 3 घंटे लेबर देने के बाद? मतलब सिंपल है, 100 और 80 पता है, इधर 240 पता है, तो कितना ऐड करने से 240 होगा, यही तो देखने से निकल जाएगा। अरे 240 से 180 को माइनस करो, टोटल आउटपुट यू नो एंड मार्जिनल प्रोडक्शन यू नो। तो इफ यू टोटल आउटपुट से मार्जिनल प्रोडक्शन को हटाओ तो ये गैप पता चल जाएगा कितना होता है, 60। ठीक है ना, 15 का ए आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 hours ऑफ लेबर? पहला 3 लेबर देने के बाद एवरेज प्रोडक्शन कितना है? एवरेज कैसे निकालोगे? तो टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो टोटल है 240 और नंबर ऑफ लेबर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा? बोलो सर। सर 80। सर बैकग्राउंड नॉइज है सर, थोड़ा फांका जगह में जाओ। टीवी का एडवर्टाइजमेंट सुनाई दे रहा है। वेरी गुड सर, 80। ठीक है, तो इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? क्लास हमेशा थोड़ा साइलेंट प्लेस में कर, ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ सर, ताकि बैकग्राउंड नॉइज क्या है ना, बाद में जब रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तो वो सोचेगा कि कहीं क्या एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। अच्छा, जस्ट एन सजेशन सर। अच्छा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चंस का भी जवाब दे पाओगे। 17 क्वेश्चन पूछता है विच कॉस्ट इंक्रीज कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कौन सा कॉस्ट में इंक्रीज होता है? प्रोडक्शन भी बढ़ता जाए और कॉस्ट भी बढ़ता जाए, ऐसा कौन सा कॉस्ट होता है सर? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बोलो। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कौन सा कॉस्ट बढ़ता है? एवरेज, मार्जिनल, फिक्स्ड, वेरिएबल? ऐसे तो सभी कॉस्ट बढ़ता है, बट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड? कौन सा डायरेक्टली रिलेशन है सर प्रोडक्शन के साथ? विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा हमेशा। एवरेज कॉस्ट तो फिर भी ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ कम ज़्यादा हो सकता है, एवरेज क्या होगा वो तो देखना पड़ता है नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने। क्या लगता है, किसी का जवाब चाहिए मुझे? एवरेज, मार्जिनल, फिक्स्ड, वेरिएबल? सर मार्जिनल। नो सर, तुक्का मत करो सर, वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए ना, मार्जिनल क्यों? सर अगर आप कोई चीज़ का 100 यूनिट प्रोडक्शन करते हो, उसके लिए आपका कॉस्ट तब पड़ता है मानो 200 टका, ठीक है, 200 करके। कल अगर आप 200 यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा ना,
जैसे एक गाड़ी चलाते हो आप, 1 किलोमीटर जाने का जितना कॉस्ट है, 2 किलोमीटर जाने का भी कॉस्ट क्या उतना ही होगा या ज़्यादा होगा? तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ हमेशा कंटिन्यूअसली बढ़ता है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। इनमें से सभी कॉस्ट बढ़ सकता है मे बी, बट सबसे कंटिन्यूअसली जो हमेशा रहेगा दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। समझाया था आपको मैं, वेरी करता है जो। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो फिक्स नहीं रहता, जो वेरी करता रहता है। प्रोडक्शन अगर वेरी करेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, ये बढ़ेगा कैसे? एवरेज कॉस्ट चेंजेस हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा के रखा हर एक कॉस्ट का, कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर क्लास नहीं तो देखोगे अच्छे से ना, भूल जाओगे। बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ सर, अच्छे से पढ़ो सर। क्लास करने के बाद रिकॉर्डेड लो, रिकॉर्डेड लेके रिवीजन करो जरूरत पड़ने से। क्लास को अच्छे से करने से भी वो मतलब याद हो सकता है। ये बताओ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड? इनमें से कौन सी कॉस्ट कर्व कभी भी यू शेप नहीं होता है? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इनमें से कौन सा कॉस्ट कर्व कभी भी यू शेप नहीं होता है? बोलो। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। विच? हाँ सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं उसको, याद है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट को ना। समझाया था आप लोगों को सर, भूल गए आप लोग फिर से। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, भूलना नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, सॉरी मतलब कभी भी यू शेप नहीं होता है। क्यों? बिकॉज जितना आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा ना, फिक्स कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली आपका कम ही होता जाएगा। समझ रहे हो सर? हेलो, ये देखो मैं आपको चलो ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखो, आपका प्रोडक्शन जितना भी बढ़ जाए, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट दिन 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 क्या हो गया, दिन वे दिन नीचे आ रहा है। बाकी देखो सब यू हो सकता है, टोटल कॉस्ट भी पहले ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, ये भी पहले ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, एवरेज वेरिएबल। बट अगर आप एवरेज फिक्स को देखते हो, पहले ज़्यादा फिर धीरे 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 ये लोअर होता जाता है, इसलिए कभी भी यू शेप नहीं होता। सब समझाया गया सर? समझोगे तो क्वेश्चंस भी कर पाओगे, नहीं समझोगे सिर्फ रट्टा लगा के इतना बड़ा बड़ा मतलब सिलेबस आप कैसे समझोगे सर? अगर सीखना है तो। अगर कोई बोलेगा सर आजकल जैसे बीकॉम टाइप का एग्जाम में क्या चल रहा है ऑनलाइन में, हाँ वो ग्रुप होता है, बोल देता है, आंसर मिल जाता है, दे देता है, उसके लिए तो पढ़ाई करने का भी जरूरत नहीं है। मत पढ़ो सर, कौन बोलता है, पास ऐसे भी हो जाते हैं लोग। बीकॉम टाइप का बात कर, अगर प्रोफेशनल बनना है, कुछ जिंदगी में करना है तो पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनना है, जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिग्री लेके क्या करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। डिग्री वाले का ना लाइन लग चुका है, करोड़ों डिग्री वाले लोग हैं, पता करें आप, करोड़ों डिग्री वाले लोग हैं। उससे अच्छा तो भीख मांगने अच्छा है मेरे हिसाब से। डिग्री लेके अगर कुछ कुछ नहीं पता, डिग्री है, सब ग्रेजुएट है घर घर में आजकल, मास्टर डिग्री ग्रेजुएट करके बैठे हैं, बट नॉलेज कुछ नहीं है, डब्बा है। ऐसे नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्री की, सॉरी नॉलेज की नहीं। ओके, तो क्या करोगे सर, पहले सारा का सारा क्लासेस अच्छे से देखो। अच्छा, जिन लोगों का सामने एग्जाम है, इसलिए मैं उन लोगों को ना मार्केट और रेवेन्यू का क्लास शेयर कर दिया था। आप ना एक बार प्लीज़ घर में मार्केट रेवेन्यू को भी ना घर में एक बार गो थ्रू करना, ठीक है? प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, उसको पढ़ने के बाद आप उसका भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना सर, ठीक है? और इसका आंसर्स भी आपको नीचे मिलेगा, तो प्लीज़ मेरा बात मानो, आप एक बार पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को देखो, फिर आंसर्स को एनालाइज करके पढ़ो। आंसर भी दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से पढ़ते जाओगे तो कौन रोके सर आप लोगों को? कोई नहीं रोक पाएगा सर, रोकने वाले कौन है? रोक सको तो रोको। ओके, आज इतना ही है सर। अर्पिता, प्रियाक्षी, शवन्विता, शालिनी, सोमदीप,
ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो करो सर। ठीक है फिर बाय फिर सर, टाटा। बाय सर। बाय सर, बाय। बाय। बाय सर।